नमस्ते। 15 मार्च 21 सन सोमवार का दिन और आज तक रेडियो पर शुरू हो गया है तीन ताल। अलबेले चश्मे से चीजों को देखने वाले कमलेश ताऊ, पैनोरामिक व्यू देने वाले पाणिनि बाबा और जिज्ञासु बालक यानी कि मैं कुलदीप सरदार के साथ, हम तीनों के साथ तीन ताल का 22वां एपिसोड। जय हो जय हो। तो चुनाव का माहौल है और दिल्ली एनसीआर में जहां हम तीनों लोग रहते हैं वहां मौसम अब अपनी उस सालाना अवस्था में आ चुका है जब ये समझना मुश्किल होता है कि पंखा कितने नंबर पर चलाएं और चादर कितनी पतली ओढ़ें कि न सोते हुए गर्मी लगे और न जागते हुए ठंड महसूस हो। ताऊ कैसे हैं आप? ये ठंड गर्म का संकट आप भी महसूस करते हैं? बहुत छेड़ दिया यार। दिन तो बहुत सुहाना होता है, रात बहुत कंफ्यूजिंग होती है और मेरी पीठ में दर्द हो रहा था। मैं सोच रहा था क्यों, क्योंकि हमने पंखा तो 3 पे ही चलाया था। हाँ, पंखा 3 पे चला दिया था और कुछ ओढ़ भी लिया था, पर जैसा होता है कि वजन नहीं हो, अगर जिसको ओढ़ा हो उसमें अगर वजन नहीं हो तो धीरे 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 ससर के नीचे चला जाता है और पता नहीं चला और थोड़ी सी ठंड लग गई। मैं आप अपनी चद्दर बदलें और ये सरकौआ भागलपुरिया खेस ना ओढ़ें। पिलखुए के मोटे धागे से बिना वाला खुरदरा खेस अगर आप ओढ़ें तो वो काफी राहत देगा इसमें। और समस्या इस मौसम में केवल ये नहीं है कि ठंडक का क्या करें, जबकि जब पंखे चलने शुरू हुए हैं तो 3 महीने 4 महीने के विराम के बाद में, तो इस वक्त सबसे ज्यादा समस्या जो आएगी वो आएगी थ्रोट ड्राइनेस की। गला सूखेगा क्योंकि पंखा चलेगा, वो आपको डिहाइड्रेट भी करेगा और बॉडी को पंखे की हवा के साथ सोने की लयकारी बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। ये थोड़ा सा नजला साइनस टाइप के संकेतों का, सिम्टम्स का भी समय है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़े अजाब है वो है मच्छर और हवा में पोलन। हाँ, एलर्जी होती है। तो हाँ, तो ये प्रकृति फागुन खेलती है तो चारों तरफ ये पराग बिखेर देती है और आम के गाछों से लेकर के और तरह तरह के वन वल्लरियों के जो पराग हैं वो चारों तरफ हवा में हैं। वन वल्लरी? हाँ। थोड़ा इसका मतलब क्या होता है? अभी बारातियों का स्वागत पराग से होता है। वल्लरिया जो है वो दरअसल वल्लरी क्लाइंबर्स के लिए है, जो लताएं हैं उनके लिए है। जहरीली लताओं को हम लोग विषवल्लरी कहते हैं, जंगली लताओं को वनवल्लरी कहते हैं। तो वो वहां से मैंने शब्द लिया है कि जब फागुन कहा है तो ऐसे कहे, नहीं मार्च कहना पड़ता। तो मुझे ऐसा पता नहीं, ये लगता है कि पंखों के भ्रमजाल से बाबा आप तो मुक्त होंगे, आपके पास कुछ ऑर्गेनिक टाइप का कुछ होगा शीतलता पैदा करने का। शीतलता पैदा करने की ऑर्गेनिक चीजों का अभी उचित समय नहीं आया है। नहीं तो त्वक शीतलता, त्वक यानी त्वचा, त्वचीय शीतलता के जो विधान हैं उनको अभी करने में जो तासीर का लोचा हो सकता है वो बहुत खतरनाक है। पर हमारी जो भागलपुरी चादर होती है ना वो एसी का काम करती है। जाड़े में आप थोड़ी सी गर्माहट देती है और गर्मी में ओढ़ो तो थोड़ी ठंडक रहती है। हाँ, वो भाग जाती है, सरपेंटिसाइटिस होती है एक तरह से। भागलपुर का पियर का खेस जो है, जिसको आप ओढ़ करके बरम भोज खाने भी जा सकते हैं और घर में उसको ओढ़ के सो भी सकते हैं, चदरा, वो कमाल का आविष्कार है एक तरह से। हाँ, सर्प से याद आया, सरपेंटिसाइटिस इन्होंने बताया तो कि एक मतलब बहुत से शब्द हैं जो प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के बचे हुए हैं, उसमें से सर्प एक है। कि हिंदी में, संस्कृत में सर्प है और इंग्लिश में सर्पेंटाइन जिसको बोलते हैं उसमें भी सर्प है। सब जगह सर्प है। बायोलॉजी में सरीसृप है। सरीसृप है। ठीक, तो आज क्या क्या बात करने वाले हैं, छोटा सा एक उसका समरी बता देता हूँ कि मच्छरों ने मेरा माथा चुभ लिया। अगर लोग वीडियो देख पाएंगे तो मच्छर इस मौसम की सबसे बड़ी समस्या है और मच्छर लोगों को क्या से क्या नहीं बना देते हैं, तो ये एक समस्या है। ये अच्छा था fill in the blanks वाला। हाँ, तो हाँ, मतलब मच्छर कान में गाना गाए
तो संकट है, माथे पे बैठ के काट ले तो संकट है। एक खास किस्म का होता है जिसको डेंगू और डेंगी 2 नामों से लोग बुलाते हैं, उस मच्छर का अलग प्रकोप है। मलेरिया मच्छर से ही पैदा होता रहा है। और सबसे इरिटेटिंग है अगर मच्छर आपके मुख में जा करके, जैसे हनुमान जी सुरसा के मुंह में गए थे, वैसे जाके और आपके स्वर कंठ पे लात मार के बाहर भी आ जाए, तो आपको ये आभासी अनुमान रहता है कि ये मच्छर गले में ही है, और आप लुटियों पानी पी जाते हैं लेकिन उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो मछली का कांटा और मच्छर इंसान के गले को एक जैसी पीड़ा देते हैं। ये नहीं होते हुए भी लगता है कि हैं, और आदमी पानी पीता रहता है, झूरा चावल खाता रहता है, खखारता रहता है, लेकिन कुछ समाधान निकलता नहीं है। मच्छर से ये मलेरिया से याद आया कि भारत में जिन की वापसी हो गई है। जिन एक ड्रिंक के तौर पे जो है भारत में बहुत लोकप्रिय नहीं थी बहुत दिनों तक, अब उसकी वापसी हुई है। तरह तरह के जिन यहाँ बन रहे हैं, देसी जिन। तो उसको अगर आप, जिसको टॉनिक बोलते हैं, फीवर ट्री वाला जो टॉनिक होता है, उसके साथ जिन का सेवन करेंगे तो वापसी मतलब कैसे ताऊ कि पहले नहीं बनती थी क्या? नहीं बनती थी, पॉपुलर नहीं। जिन अचानक पॉपुलर हो गई है। जिनके पास जाओ वो जिन का नाम लेते हैं और जिन एंड टॉनिक पी रहे हैं लोग। तो टॉनिक में अगर आपने फीवर ट्री वाला टॉनिक पिया है, जो कि कुनैन का पानी, तो आपको मलेरिया से वही गोलियां जो आपको शौचालयों में छिपकली के अंडे के माफिक पड़ी हुई दिखाई देती हैं मूत्र कोष्ठकों में। भारत में अंग्रेजों ने ही उसे लोकप्रिय किया था, और वो लोग उस फीवर ट्री वाली जो कुनैन की जो सब पानी होता है उसके साथ वो जिन को पीते थे। और तब मुझे पता चला कि जिन इज आउट ऑफ द बॉटल। वैसे एक जिन की बॉटल बहुत ही पॉपुलर है, बहुत महंगी भी है, लेकिन उसका नाम खासा विवादित है। उसका नाम है बीफ ईटर। ये ब्रिटेन की जिन है, और नाम इतना अराजक है कि तो घर में रखते समय हमेशा ध्यान रखें, बोतल चीख चीख के कहेगी कि बीफ ईटर, बीफ ईटर, बीफ ईटर। और बाबा कोलंबो से जिन लाए थे, उसको समाप्त कर चुके हैं, और भारत में कुछ जिन बन रहे हैं। जैसे एक जिन बनाया यहाँ पे, मैं थोड़ी सी बचा के रखी है, सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए मैंने रखी है बचा के। बहुत पॉपुलर जिन आजकल हो गई है, उसका नाम है ग्रेटर देन। वो भारत में ही कोई गोवा में बना रहे हैं। भारत के लोग कूद पड़े हैं जिन के मार्केट में, और कुछ दिनों में जिन जो है वो विस्की की औकात कहीं ना पाले भारत में। नहीं तो भारत में पीने वाले जो विस्की पीते हैं और स्ट्रॉन्ग बियर पीते हैं। ये दुनिया की सबसे अच्छी जिन जो है उनमें से एक है वियना की बॉटनिस्ट, वो भी मैंने ला के रखी है, तो वो भी हमें लग के धरी है। ये मौसम का भी कुछ होता है क्या? इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से विस्की बेटर है, जिन बेटर है, ऐसा भी कुछ सीन होता है? ऐसा नहीं है। जिन का ये है कि अलग अलग किस्म के जो शराब है उनका प्रभाव अलग अलग किस्म का है। तत्काल वाला घूम फिर करके सब डिहाइड्रेट करती हैं, घूम फिर करके सब में अगर बियर को छोड़ दें तो अल्कोहल की मात्रा लगभग बराबर है, 38, 42, 46 इस तरह से बटा हुआ है, 48। लेकिन उनका जो तात्कालिक प्रभाव होता है जैसे ही आप उनको ग्रहण करते हैं, वो अलग अलग किस्म का है। रम शूट करती है, फिर नीचे आती है, विस्की धीरे धीरे और चौकती जाती है। जिन जो है वो इन सभी अराजक बोतलों में सबसे कम अराजक है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप उसको जरूरत से ज्यादा पी लें। इसलिए दिन में जिन पीने का शगल रहा है। हाँ, दिन में जिन। हाँ, यहाँ के लोग रात में विस्की, दिन में जिन। हाँ, तो दिन पिया तो जिन पिया। ये द्व्यर्थी था, मतलब जिन पिया। अवधि में जिन का मतलब ना होता है। हाँ, अच्छा ऐसा। हाँ, क्योंकि होता है जिन खोजा तिन पाइया। तो गहरे पानी पैग। अरे ये सारे ना नोट करके टी शर्ट बनवा लेते हैं इन सब की। तो ये यदा कदा मैं कदा और गहरे पानी पैग। हाँ, जिन वालों को खास करके किसी दारूड़े कंपनी को इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर भी कर देना चाहिए। देखो मुफ्त में आप लोगों की चर्चा कर रहे हैं, आप थोड़ी शर्म करो यार आप लोग। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब एजेंडा बता दो। हाँ, एजेंडा सवेरे से पीने लगेंगे और वो ठीक नहीं है, सोमवार का दिन है। हाँ, तो खबरें बहुत रही इस हफ्ते, और पश्चिम बंगाल से की ज्यादा चर्चा रही, और वहां पांव में लगी एक चोट की ज्यादा चर्चा रही, जो लगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। और वो चोट कैसे लगी ये विवादों में है, अपने अपने दावे हैं। लेकिन उसके बाद ही ये हुआ कि व्हील चेयर पर पदयात्रा का अनूठा दृश्य देश ने देखा।
और दिल्ली और कोलकाता के चुनावी पंडितों ने कहा कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने भावुकता का बटन दबा दिया है और इसके भी अपने संकेत हैं। ये बात भी बहुत कुछ कहती है, तो इसी बहाने चुनावों में भावुकता की उपयोगिता पर बात होगी। चंडी पाठ वगैरह भी हो रहा है वहाँ। उस रणनीति पर भी बात करेंगे। साथ ही इस अलबेली दोस्ती और दुश्मनी पर बात होगी कि कैसे कोई दो राजनीतिक पार्टियां एक प्रदेश में दोस्त होती हैं और दूसरे प्रदेश में एक दूसरे से भिड़ते हुए साम दाम दंड भेद अपनाती हैं। आला कमान के ऐसे फैसले पार्टियों की स्टेट यूनिट्स के लिए किस तरह की प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। बिल्कुल पश्चिम बंगाल और केरल की बात कर रहे हैं, लेफ्ट और कांग्रेस की। और फिर बात करेंगे फूड डिलीवरी के पूरे आचार विचार और बाजार पर। एक घटना जो चर्चा में है उसमें सच क्या था किसी को अभी पता नहीं है, लेकिन उसके बहाने फूड डिलीवरी का सिस्टम आने से हुई सुविधाओं पर और समस्याओं पर बात करेंगे। बहुत लोगों के अच्छे अनुभव भी हैं, बहुत के खराब भी हैं, पर देखते हैं कि बात निकलती है तो कहाँ तक जाती है। और आखिर में न्योता वाले श्रोता में इलाहाबाद से आशीर्वाद सिंह की फरमाइश पर ग्रामीण खेलों, देहाती अंचल के खेलों पर थोड़ी बातचीत। सिर्फ गिल्ली डंडा ही नहीं है, बहुत सारे खेल हैं, उनसे जुड़े तजुर्बे और किस्से होंगे और बिजार उत्तेजक खबरें भी बीच बीच में आएंगी। लेकिन बाबा, कल का क्रिकेट मैच देखा आपने? एकदम किसान किसान हाँ, छा मैं तो गए। बहुत छाती पीट के कहता रहता हूँ कि मैं क्रिकेट नहीं देखता, क्रिकेट नहीं देखता। कल मैंने मैच देख लिया और देख क्या लिया बाबा ने एक मतलब। लंबा सा लेख भी लिखा, बहुत अच्छा हाँ लिखा, बहुत हाँ, वो भाई बहुत त्वरित त्वरित टिप्पणी थी, त्वरित त्वरित लेकिन टिप्पणी इन्होंने कर दी, रात में ही निकाल दिया उसको। तो मैं देखता नहीं, लेकिन मेरे घर पे कोई एक सज्जन आए हुए थे और उन्होंने कहा कि मुझे मैच देखना है, तो वो मैच देखने लगे। तो मैं जो आउटलैंडर के 4th सीजन में हूँ, उसे मजबूरन मैच देखना पड़ा। और जमाने बाद मैच देखा था तो कई नए चेहरे दिखाई दिए। ईशान किशन दिखाई दिया, उसकी बल्लेबाजी, किस तरह से वो गेंद से खेल रहा था। बहुत आनंद आया उसको देख के। लंबे समय बाद क्रिकेट देखा। नए लोगों को क्रिकेट खेलते हुए देख के मुझे हमेशा खुशी होती है। तो और कप्तान के साथ एक सहजता भी होती है, लेकिन एक प्रेशर भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो उस क्रैकजैक कंडीशन में वो कितने अच्छे से खेला वो बहुत शानदार था। लेकिन अचानक मैंने महसूस किया कि यहाँ तो जय घोष हो रहा है और भारत माता की जय, वंदे मातरम, और ये जिंदाबाद और वो जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। हाँ, और तरह तरह के नारे नारे उसमें लग रहे थे। जितने मैं समझ पाया उतने मैंने पकड़ने की कोशिश की। बीच बीच में फ्लैश लाइट और ड्रोन के शॉट्स, जो कि बीजिंग के ओलंपिक की बर्ड नेस्ट स्टेडियम की याद दिला रहे थे। उस तरह के शॉट्स जो ड्रोन से लिए जा रहे थे, जिस तरह की प्रकाश व्यवस्था वहां पे थी। तो मतलब आपके घर में कोई आ गया है तो, और उसके यहाँ से कोई नहीं आया है, उसके पक्ष में बोलने वाला, नारे लगाने वाला कोई नहीं है, तो क्रिकेट जिस तरह के समाज से पैदा हुआ है वो इसे उच्छृंखलता मानता है कि आप अतिरंजित कर दें चीजों को। मैं उसको श्रृंखलता भी नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि गुलामी की टीस कहीं ना कहीं तो है ही, और इसलिए लगान मूवमेंट वो बन ही जाता है हम लोगों के लिए, खास करके इंग्लैंड से खेलते हुए या पाकिस्तान से खेलते हुए। लेकिन इंग्लैंड के साथ हम ऐसा करते नहीं थे, हम ऐसा पाकिस्तान के साथ ही करते थे। अगर आपको टोरंटो के मैच याद हो, अगर आपको शारजा कप के मैच याद हो, कैसे 90s में क्रिकेट का मतलब भारत बनाम पाकिस्तान हो गया था। और हर्षा भोगले ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में इस बात का जिक्र किया है कि कैसे क्रिकेट ने दरअसल भारत और पाकिस्तान को और अलग करने का और तोड़ने का काम उस दौर में किया था। बाद में 2004 में भारत क्रिकेट टीम के पाकिस्तान दौरे के बाद चीजें काफी तेजी से बदली थी, लेकिन उसके पहले ऐसे ही नारे लगते थे। और अगर आपको याद हो कि ये नारे फिर वहीं तक नहीं रहते हैं, तो यही मैं आज कहना भी चाह रहा हूं कि जब हम नारे लगाने लगते हैं और खेल के उत्साह पे जब राष्ट्रवाद का उन्माद मिल जाता है, तो वो चाय नहीं रह जाती, वो अदरक वाली चाय हो जाती है, एक्स्ट्रा स्पाइस। वो उसको एकदम, उसके तासीर और तसव्वुर को एकदम बदल देती है। और आप अगर देखें तो भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट के मैच की वो लड़ाइयां जो शारजा टोरंटो की भूमि पे हम लोगों ने देखा, उसमें
उसका टेक अवे क्या था? उसका टेक अवे ये था कि 90 का पूरा दशक, और आज भी लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन 90 का पूरा दशक बहुत एग्रेसिवली, ये बात आपको पॉलिटिकल डिस्कशंस में सुनने को मिलती थी कि जब पाकिस्तान मैच जीतता है तो ये आतिशबाजी करते हैं। ये जो पूरा रिटोरिक था, ये उन्हीं नारेबाजियों से निकला हुआ रिटोरिक था, उसी दौर से निकला हुआ रिटोरिक था। अभी चुनाव है, तो चुनाव में उसका अलग किस्म का प्रभाव है, और मतलब चेन्नई सुपर किंग्स वालों ने भी कल मैच देखा, सौरभ गांगुली के बंगाल ने भी मैच देखा, और इन दोनों जगहों पे, और पुडुचेरी में और केरल में और असम में चुनाव हो रहे हैं। और भारत आपका युवा भारत है, और युवा भारत को सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे सुंदर तरीके से शूट हुआ क्रिकेट मैच, सबसे बड़ी भीड़, कोविड काल में इतनी बड़ी भीड़ एक साथ देखने को नहीं मिली है लोगों को, जो स्थिर रह करके एक साथ बैठ करके इस तरह से देखे। कुंभ में लोग गए, लेकिन वो फ्लोटिंग क्राउड रहा, तो मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ में क्रॉस करके निकल रहे, मिस्टर ए और मिस्टर बी नत्थी नहीं रहे। यहाँ पे लोग नत्थी थे उन 3-4 घंटों के लिए, 5 घंटों के लिए बंधे हुए, सबकी सीट फिक्स थी, तो कोई स्थानांतरण नहीं है। तो ये कोविड काल में पहली बार इतना बड़ा क्राउड, और ये सारी चीजें, और फिर आपका जीत भी जाना, तो वो प्रदर्शन है खेल का, ये कोई अचानक नहीं हो गया, अनायास नहीं हो गया। अच्छा खेले तो जीते, अच्छी चीज है, लेकिन ये सब मिक्स करके एक मैसेज कैरी करती है, और ये सब चीजें मैसेज के तौर पे, मतलब आप देखिए कि उस स्टेडियम से हो रहा है जहां पे 24 फरवरी को, जिस स्टेडियम को मोटेरा, कोई अच्छा नाम नहीं था, मुझे तो एकदम नहीं पसंद था, बहुत ही मोटर कंपनी टाइप नाम लगता था, लेकिन अब उस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, और वहां पे हमने पहले ही दिन जो टेस्ट शुरू हुआ 24 फरवरी को, उसको 3 दिन में हमने निपटा दिया और हमने हरा दिया, और उसके बाद में हम ये कल भी मैच जीते। तो अच्छा, एक मैच हारे भी हैं वैसे, इससे पहले वाला T20 हार गए, अभी आगे भी हारे हैं, लेकिन जीते ना, तो जब जीतते हैं तो हम उस मैसेज को बहुत मजबूती से ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन एक बाबा, एक बार मतलब डेविल्स एडवोकेट करके अगर मैं बोलूं कि एक मैच हो रहा है, मैच, क्रिकेट मैच के साथ राष्ट्रवाद तो खैर एक बड़ी चीज हो गई, पर देश प्रेम हमेशा से रहा है हर उसके लिए, और उसमें अगर वहां भारत माता की जय या वंदे मातरम के नारे लगते हैं, तो क्या हम मतलब कुछ ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं इसमें, अगर हम इसमें राजनीति पढ़ रहे हैं? नहीं, हम ज्यादा नहीं पढ़ गए। मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें कभी भी डायरेक्टली लिंक नहीं होती, ये धीरे धीरे मानस बनाती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अन्ना आंदोलन के समय हीरो होंडा का एक एड आया, और उस एड का सॉन्ग था देश की धड़कन। है, देश की धड़कन पहले से था, उसको उन्होंने खत्म करके उन्होंने एक नया एड बनाया, और उस एड का टाइटल था हम में है हीरो, खुल के कहो हम में है हीरो। अब आप देखिए कि हीरो होंडा का उससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन कितनी स्मार्टली जब हर आदमी अपने आप को हीरो समझ रहा है और झंडे लेके उतर आया है, आप कैसे उस मूड के साथ में अपने आप को मैच कराते हैं। मारुति वर्कर्स की मानेसर की पूरी लड़ाई के बाद में एक फिल्म आई थी जो मारुति को संभालती है पब्लिक परसेप्शन में। हालांकि वो बहुत फिल्म वो चल नहीं पाई, लेकिन मंशा उसकी वही थी। और वो फिर ये आमिर खान की कौन सी फिल्म थी, पीकू नहीं, जिसमें वो पीके थी, जिसमें ट्रांजिस्टर लेके वो नंगा घूम रहा है। हाँ, पीके। तो उसमें आपको मारुति की ही गाड़ियां हिलती हुई दिखाई थी, है ना। तो रति रमाओं के लिए जो भी वाहन इस्तेमाल हुए वो मारुति के ही थे। लेकिन इसके पहले मेरे डैड की मारुति एक फिल्म आई थी, जो एक मारुति कार की कहानी है, एक परिवार की कहानी है जो मारुति रखता है। तो मारुति कैसे भारतीय जनमानस का हिस्सा है, ये फिल्म स्थापित करती है। अब आप कह सकते हैं कि इन दोनों का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन मानस बनाने के एलिमेंट्स ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही उसको कैपिटलाइज किया जाता है। और इस चीज का सबसे लेटेस्ट उदाहरण जो है वो 2011 में भारत का विश्व कप जीतना और उसके अगले दिन से अन्ना आंदोलन का शुरू होना है। तो यूपीए की पतन की कहानी विश्व कप 2011 में भारत की जीत से लिखनी शुरू हुई। वो इबारत वहां से शुरू हुई, वो झंडा लेके
वो झंडा लेके निकले हुए लोग वापस घर लौटे ही नहीं, जंतर मंतर पहुंच गए। खेलों का आयोजन शुरू से होता रहा है राष्ट्रवाद को उद्दीपित करने के लिए, बिल्कुल है ना। ये उद्दीपन जो है हमारा चालू रहेगा। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन हिटलर ने खेलों पे बहुत पैसा खर्चा किया, जर्मनी ने बहुत पैसा खर्च किया। ओलंपिक की पूरी जो पूरा जन्म है वो इसी के ऊपर है। रोमन अंपायर युद्ध जैसे खेल, हिंसा के खेल या बाकी खेलों का इस्तेमाल करते ही थे भूखमरी के सवाल से निपटने के लिए। अभी भी अपनी सत्ता को, अपनी क्षमता को और अपनी जो इकोनॉमिक ताकत होती है उसको दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। बीजिंग में ओलंपिक हुए तो चीन ने उसको अपने एक प्राइड के रूप में पेश किया। सियोल में हुआ, अभी टोक्यो में हो रहा है। लोग कह रहे हैं कैंसिल कर दो कोविड के चलते, वो कहते नहीं, है ना, इतने बिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं, हम उसको कैंसिल नहीं करेंगे। वो चूंकि एक वो है अपनी ताकत दिखाने का, एक भारत में अभी तक ओलंपिक नहीं हुआ है। हम बाय द वे कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर कितने उत्साहित थे, क्योंकि एशियाड के बाद ये पहला एक बड़ा समारोह हमारे यहाँ हो रहा था। उससे नए स्टेडियम, नए फ्लाईओवर्स इत्यादि बना के दुनिया को दिखाते हैं कि देखो हम कितने सशक्त हैं। नंबर 1। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया में अपने देश में खेलों का आयोजन होते हैं और वो परेड जो है वो ग्रेट लीडर के लिए होता है। वहां पे तरह तरह के डांस इत्यादि होते हैं, नारेबाजी होती है। पर हमने राष्ट्र निर्माण थोड़े से, मतलब राष्ट्रवाद का निर्माण थोड़ी देर से शुरू किया है और बहुत दुरुस्त नहीं आ रहे, इसीलिए, है ना। हम जो काम आपको 47 से लेके 57-60 तक निपटा देना था, वो काम हुआ नहीं इस देश में। राष्ट्रवाद की एक स्थापना सब जगह होती है, चाइना में भी हान राष्ट्रवाद है, सभी अमेरिका में भयंकर राष्ट्रवाद है बाय द वे, सिर्फ पैट्रियटिज्म नहीं है, वो बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि राष्ट्र हैं वो। 400-500 साल पुराने देशों को राष्ट्र कहलाने का हक तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में जो काम आजादी के ठीक बाद होना चाहिए था और अब तक समाप्त हो जाना चाहिए था, वो प्रोसेस बहुत देर से शुरू हुआ है। और ये विकृतियां जो हमको दिख रही हैं, अगर विकृतियां उसको माने तो, वो इसलिए है कि हम बहुत देर से गरमाए हैं। और एक मौसम इन्होंने अपने, बाय द वे भाभा ने अपना जो लेख लिखा उसमें इन्होंने उसको राजनीति से, जो समसामयिक राजनीति, चुनावी राजनीति, अभी के 5 राज्यों के चुनावों से इन्होंने जोड़ा, और गलत नहीं जोड़ा। वो पूरे देश में लाइव दिखाया जाता है और उससे माहौल बनता है। माहौल मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलूंगा, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, पर जब भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस तरह के नारे मंचों से लगते हैं, तो किन मंचों से लगते हैं ये भी आप जानते हैं, तो सामने कहाँ है। ठीक है, तो आगे बढ़ना है, मतलब हाँ, और आगे बढ़ने से पहले कि कौन कहता है कि चुनाव में प्रभाव नहीं होता, एक पलस्तर तो पैरों पे लगा लो यारो। इसी कार्यक्रम में हमने कुछ दिनों पहले गिरते हुए अस्तर पे बात की थी, तो पलस्तर पे आया था कि पल पल अस्तर गिरता जा रहा है, पलस्तर हो गया है। हाँ, तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का पलस्तर, उस पर चर्चा भी होनी है अभी। हाँ, तो कर ही लेते हैं, मतलब, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ये कि तमिलनाडु में भी चुनाव है, और ताऊ अभी आप चेन्नई से होकर के लौटे हैं, तो मतलब चूंकि आप तो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के लिए गए थे, तो मुझे पता नहीं कितना घूम पाए, लेकिन कई बार सड़कों से ही गुजरते हुए कभी कुछ दर्शनीय दिख जाता है। जैसे पिछली बार आप जा रहे थे, आपको सड़क पर एक तस्वीर आपने वो ली भी थी, ट्विटर पे डाली, हमने जिक्र भी किया, कुछ दिखा, चाहे पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल नेचर का ऐसा? मैं एक बात बताऊं, मैं चुनाव जो है वो तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों में बहुत रंगीन होता है, बहुत रंगीन और बहुत उत्साहवर्धक होता है। बड़े बड़े कटआउट, पोस्टर इत्यादि होते हैं। ये उन्हीं से शुरू हुआ है एक्चुअली, क्योंकि फिल्मी दुनिया के लोग वहां सबसे पहले इतने बड़े हुए, एमजीआर हुए, जयललिता हुई, करुणानिधि खुद फिल्मों से जुड़े हुए थे। और अभी स्टालिन ने जो एक सभा की थी, उसमें जिस तरह का सेट उन्होंने लगाया था, वो क्लियरली दक्षिण भारतीय फिल्म के सेट बनाने वालों ने डिजाइन किया होगा। लेकिन मुझे उस तरह का कुछ नहीं दिखा, शायद वो बहुत अर्ली स्टेज में है चुनाव, इसलिए 6 अप्रैल को वहां पे चुनाव है, पर उस तरह का मुझे कुछ दिखा नहीं। मैंने कोशिश की, मैं इनफैक्ट एक दिन इसलिए निकला भी कि थोड़ा तो देखूं, वैसा कुछ था नहीं वहां पे। कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती थी, ऐसा सोचते थे लोग, पर वहां पे रिपीट हो गई। पिछली बार जयललिता,
तो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी और उसके बाद डीएमके का अभी सूरज लोग बोलते हैं चढ़ रहा है, पर उस पर कमेंट करना बेकार है क्योंकि चुनाव में कुछ भी हो सकता है। और पश्चिम बंगाल के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मतलब चुनाव करीब आते आते कुछ कुछ नाटकीय सा लगने वाली घटनाएं वहां होने लगी हैं। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की ओर से ऐसी राजनीति दिख रही है जो शायद कन्वेंशनल नहीं है। ममता बनर्जी मंच से चंडी पाठ कर रही हैं, नॉमिनेशन से पहले एक 1000 साल पुराने मंदिर में जा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि एक ब्राह्मण को न सिखाया जाए कि हिंदू होना क्या होता है, और इसी बीच उनके पांव में चोट लग जाती है, जिसे टीएमसी एक हमले में लगी चोट कहती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो जांच करता है उसमें पाया जाता है कि हमले के सबूत नहीं मिले, वो शायद चोट जो है वो कार के दरवाजे से लगी। तो ये घटनाएं हैं, पर इनके आगे और पीछे क्या है? अरे उस डॉक्टर से मिलना चाहता हूं मैं यार, जिसने प्लास्टर 2 दिन में काट दिया। क्योंकि बैंडेज पट्टी लगती है ना, तो फिर वो उतर जाता है 2 दिन में 3 दिन में, पर अगर प्लास्टर हो जाए तो उसके कुछ नियम है। हाँ, वो लग गया है तो लगा रहेगा, वो मरीज के उस पे नहीं होता है ना। प्लास्टर का जो मेन मंतव्य है वो ये है कि मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करे और एक तय समय के लिए, क्योंकि अगर कोई एयरलाइन है या कहीं पे ट्विस्टिंग हो गई है, टेंजेंस में अगर चोट आई है, उपास्थियों को अगर क्षति हुई है, तो उसकी एक अवधि है। और एक बात आप देखना, एक होता है कि रिलीज्ड अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, है ना। अगर आप हॉस्पिटल जल्दी छोड़ देते हैं तो होता है रिलीज्ड अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, व्हिच इज रामा, है ना, वो लिख के देते हैं। तो यहाँ पे है कि डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस ड्रामा है ये, मतलब संक्षेप में, है ना। क्योंकि आप ये देखो कि उनको डॉक्टरों ने कहा कि नहीं आपको रहना, उन्होंने कहा नहीं मुझे अभी जाना है, मैं अभी जाऊंगी। तो पर चोट उनको सही में लगी थी, उनके सिर में चोट नहीं आई थी शुरू के, पर उनके पैर में चोट आई थी। चोट कैसे लगी ये तो कोई भी नहीं जान पाएगा, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो बोल नहीं रहे हैं, और प्रत्यक्षदर्शी उनकी सुरक्षा में लगे लोग भी होंगे। पर राजनीति में कई बार, हाँ, राजनीति में कई बार चोटें बाद में पता चलती हैं कैसे लगी थी, चोट लग जाती है। और बंगाल में लेकिन सबसे कलरफुल चुनाव हो रहा है, इस बात पे तो कोई दो राय है ही नहीं। सबसे कलरफुल चुनाव वहीं पर हो रहा है, और सबसे अप्रत्याशित टाइप के, मुझे बहुत महाभारत जैसा दिख रहा है, मुझे बहुत महाभारत जैसा दृश्य दिख रहा है। रह कि मतलब इसे कोई अन्यथा न ले, लेकिन कुछ बिंब दिमाग में पौराणिक कथाओं से बनते हैं। जब मैं चंडी पाठ सुनता हूँ, जय श्री राम सुनता हूँ, कृष्ण की बात सुनता हूँ, चैतन्य महाप्रभु को याद करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ पार्थ हैं और दूसरी तरफ चतुरंगनी सेना है, इस तरह का दृश्य है। या एक तरफ रक्तबीज हैं, दूसरी तरफ चंडी है। ये विचित्र विचित्र से दृश्य हैं। एक तरफ कभी कभी लगता है कि ये गोविंद सिंह का नारा है, 1.25 लाख ते पिलवाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो इस तरह के दृश्य बनते जा रहे हैं, लेकिन 1 वर्सेस ऑल वाला अभी दृश्य वहां पे बना हुआ है, और दोनों पब्लिक सेंटिमेंट को क्रोध, भाषा, उत्साह, करुणा, इन या आरोप प्रत्यारोप, दुख, इसके माध्यम से प्रभावित करने में पारंगत हैं। भाजपा भी पब्लिक सेंटिमेंट को डायरेक्टली एसेस करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना बहुत अच्छे से जानती है, और ममता दीदी तो इसमें बहुत वर्षों से दक्ष हैं। उन्होंने कई बार चोट खाई है राजनीति में, और उनके ऊपर जितनी बार लाठियां पड़ी हैं या जितनी बार उनको चोट लगी है, उतनी बार वो और मजबूत होकर उभरी है। तो उनकी चोट की बात जो है वो कोई नई चीज नहीं है, वो चोट की ओट हमेशा उनको लाभ पहुंचाती है। हाँ, कई बार खोट नहीं होना चाहिए, खोट नहीं होना, खोट की ओट सब ठीक है, इस बार खोट की आशंका लोग जता रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक लव एंड हेट रिलेशन है टीएमसी और बीजेपी के बीच का।
एंड ऑल इज फेयर इन लव एंड वार। तो लव एंड हेट रिलेशन में प्रेम और ईर्ष्या दोनों अवश्यम भाविता के साथ में है। वो दोनों को दिखाई दे रहा है, दोनों को सत्ता से प्रेम है, दोनों को कभी एक दूसरे से भी प्रेम था, दोनों को एक दूसरे की उपस्थिति से ईर्ष्या है, दोनों को एक दूसरे के मजबूत होते जाने से ईर्ष्या है। तो ये वहां पे है, और इसलिए कोई भी किसी भी तरह का मौका, अवसर या हथकंडा त्यागने को तैयार नहीं है। यहाँ पे रामानंद सागर के तीर दोनों तरफ से चल रहे हैं, एक आग उगल रहा है, एक पानी बरसा रहा है, आसमान में दोनों टकराते हैं, बिजली कड़कती है, नीचे खड़े हुए दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह से पीछे हटती हैं, कुछ लोग मूर्छित होकर गिरते हैं और युद्ध चलता रहता है। ये युद्ध कई सालों तक चलता रहा, फिलहाल ये 2 मई तक चलने वाला है। मैं हालांकि इसमें कुछ बिना कोई फोरकास्ट किए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। हम लोग एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, पत्रकार है ना, खुजली होती है हमारी भी, कि हम हमेशा जो है ये सोचते हैं कि इक्वेशन पलट रहा है, सीन चेंज हो रहा है, वन इवेंट जो है ये मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा, है ना। मास्टर स्ट्रोक शब्द का बहुत प्रयोग होता है हमारा जो लेक्सिकन है उसमें, टर्निंग और ये होता है कि हाँ यहाँ पे टर्निंग पॉइंट था कि तीसरे फेज में जाके इन्होंने एक पलट गया और उससे मामला ही बदल गया। ये चोट लगी पैर में, अब देखना मामला पलट जाएगा। हकीकत ये है कि जो ये पूरा प्रोसेस है ना, चुनाव तो आखिरी वक्त में होता है, ये प्रोसेस 5 साल का है, 10 साल का नहीं बोलूंगा मैं, 5 साल का है। हवा जो बनती है ना, वो बहुत लंबे समय से बन रही होती है, और उसको उस लास्ट में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आता। तो चाहे वो ममता की चोट हो, चाहे वो जो दूसरे जो हथकंडे भी होते हैं राजनीतिक, वो अपनाए जाएं। 3 तरह के गठबंधन वहां पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक तो खैर इररिलेवेंट सा है, पर फिर भी उनको गिनना चाहिए इसमें। पर ये जान लीजिए कि चुनाव हो चुका है, हवा बन चुकी है। हवा अगर बन जाती है एक बार, तो फिर उसको पलटना, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आता उसमें। कोई तीसरे चरण में मोदी जी ने भाषण दे दिया, चौथे चरण में ममता जी ने ये कह दिया और मामला बदल गया, ऐसा कुछ नहीं होता। जो है वो समझो एक तरह से सील हो चुका है। अब तो प्राथमिकता औपचारिकता बची है 2 मई की रिजल्ट आने की। लेकिन तब तो इसमें ये आप इससे उत्साहित मत होना, जो लोग बताएंगे टर्निंग पॉइंट वाले मामले तो होते रहेंगे। मैं भी बहुत उत्साहित रहता हूँ, मैंने भी सोचा ये टर्निंग पॉइंट है, पर बहुत विचार करने के बाद अभी आएंगे दीवाने कितने, अभी गूंजेंगे चुनावों के फसाने के। याद है यूपी में हाँ, यूपी में इलेक्शन हो रहा था, तो यूपी के 2 लड़के जो है वो बदल रहे थे पूरे राज्य को, है ना, और सडनली ऐसा माहौल बन गया था सही में। और मैं भी ऐसा मतलब मैं भी तो आखिर राजनीतिक जीवी हूँ, चूंकि दिन रात उन्हीं खबरों से डील करता हूँ, तो मैं ट्विटर पे हूँ इधर, और उन सबसे ऐसा माहौल बना, ऐसा लगा कि 2 लड़कों ने तो कमाल ही कर दिया। अब वो 2 लड़के अभी कड़के में हैं, और मामला, हाँ, क्योंकि तब मुझे हुआ कि नहीं, ये चीजें ऐसे नहीं बदल जाती हैं। कोई प्रशांत किशोर या कोई राजनीतिक स्ट्रेटजी बनाने वाले रणनीतिकार आकर के लास्ट मिनट में कुछ बदल देंगे। आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अगर रूपश्री, कन्याश्री और जो भी श्री हैं वो कारगर हुई हैं, तो अगर ममता का सपोर्ट बेस 5 साल में खिसका नहीं है तो वापस आएंगी। और अगर बीजेपी ने लोगों को यह कन्विंस कर दिया है कि तुम्हें परिवर्तन की जरूरत है ना, तो फिर हाँ, वो फिर तो डेग अगर चढ़ गई है, बर्तन चढ़ गया, तो परिवर्तन तो हो, अगर होना है तो रहेगा, भले ही जला हुआ हो या कच्चा, जैसा पका हो। 3 चीजें हैं मुझे लगता है कि जिसको कि बंगाल के चुनाव में मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही व्यामिश्रित कहानियां हैं बंगाल से। कोई कहता है कि और भी प्रचंड, और कोई कहता है कि टूटेगा घमंड। तो अब ये समझ नहीं आता है कि किसके साथ बैठा जाए। जिन के साथ बैठ के चाय पी करके संख्याएं जोड़ते रहे, वो कई लोग बेईमानी साबित हो गए पिछले कुछ चुनावों में। तो 3 चीजें हैं जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि बंगाल के चुनाव को देखना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि दोनों के लिए ये बहुत अनुकूल है
बीजेपी और टीएमसी के लिए कि उन्होंने इस रेटोरिक को बहुत सोच समझ के बाइपोलर द्विपक्षीय युद्ध में कन्वर्ट कर दिया है। थर्ड फ्रंट होते हुए भी नॉन एग्जिस्टेंट है और वो महत्व खोता जा रहा है। आप कल्पना कीजिए कि बंगाल की राजनीति में भाजपा नहीं होती तो ममता के लिए 5 साल के बाद में वापस आ पाना मुश्किल होता है। ये खतरा शायद ममता को भी दिखता था, इसलिए उन्होंने 2016 के चुनाव को बहुत पर्पसली 5 साल पूरा करने के बाद में खुद अपनी तरफ से मां माटी मानुष का नारा दिया और इसको ममता बनाम मोदी बनाया था। और इस बार बीजेपी इसको मोदी बनाम ममता बना रही है इस चुनाव को। इससे दोनों को लाभ है, बीजेपी को भी प्रसार का बल मिल रहा है लगातार और ममता दीदी को भी जो भटकाव है वोटों का वो उनके पक्ष में जाता दिखेगा, वो भटकाव कम होगा। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हिंदू कंसोलिडेट हो ना हो लेकिन मुसलमान जरूर कंसोलिडेट हो जाएगा। और ममता के जो सबसे करीब लोग हैं वो भी इस तरह के गणित के ऊपर ही भरोसा करके अभी चुनाव को देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, महिला वोट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार। लेकिन जो भी हो, थर्ड फ्रंट कमजोर होता गया है और यही हुआ है आरजेडी के साथ। अगर आप थोड़ा सा पलट के देखें कि नीतीश कुमार ने कैसे इसको नीतीश वर्सेस बीजेपी बनाए रखा लगातार, और उसके बाद में आज जब उनके साथ भी हैं तब भी वो बहुत सावधानी से और चतुराई से बाकी लोगों को उस पूरे के पूरे रिटोरिक से वापस बाहर करते गए। बहुत ताकत इस बार लगाई तेजस्वी ने, लेकिन वो भी उसमें थर्ड अंपायर बन नहीं पाए, वो तीसरे नहीं हो पाए। तो वो दो का ही है, वो लड़े चाहे साथ रहें, लेकिन वो है दो तरफा ही मामला। और बंगाल में भी चुनाव में यही हो रहा है कि मामला दो तरफा है। आप तीसरे फ्रंट की कोई गुंजाइश नहीं देख सकते। और दो तरफा में बीजेपी के पास जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि उनके पास लोग बहुत हैं और एक छोटे से क्षेत्रीय दल के लिए जो कि कम क्रय क्षमता वाले राज्य की राजनीतिक पार्टी है और ममता के अपने जीवन शैली और चीजों से लेके बाकी बहुत फ्रंट्स तक आप देखते नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव हो। उसके सामने जब एक बहुत एक्सपेंसिव और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टी खड़ी हो जाती है अपने पूरे के पूरे लश्कर के साथ में, अपने पूरे दल बल के साथ में, तो फिर लड़ाई थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। फिर लगता है कि नहीं, ये 200 सिपाही 10,000 का मुकाबला कैसे करेंगे। और 8 हिस्सों में बढ़ जाने से वो समस्या और भी जटिल हो जाती है। तो टीएमसी के लिए 8 चरणों में चुनाव भी, हालांकि ऐसा नहीं है, पिछली बार भी 6 और 6 बार यानी कि 7 चरणों में चुनाव हुआ था। वो कथित तौर पर 6 चरणों में था लेकिन 7 में हुआ। तो ये है 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी भी है, करप्शन का मुद्दा भी है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि काम भी हुआ है। करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं, करप्शन इस देश में मुद्दा नहीं होता। हाँ, कभी भी। तो बल्कि ऐसे नेता और ऐसे राजनीतिक दल मूर्ख समझे जाते हैं जो कि कमाना न जानते हो और जिनका वैभव और विकास दिखे ना, तो खुद ही ठीक नहीं कह पाए, दूसरे ने क्या करिए। अच्छा, एक ये जो सियासी चालों से हवा का अंदाजा लगाने की कोशिश होती है, जैसे ये एक जो बात है कि दो पार्टियों में जो भावनात्मक पिच पर के आकर के बैटिंग करने लगी है, वो पार्टी स्वीकार कर रही है कि वो मुश्किल में है या उसके लिए लड़ाई मुश्किल है। जैसे 2018 का गुजरात चुनावी कैंपेन याद कीजिए, आखिरी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव था उसमें बार बार उनके मान सम्मान की बात थी कि मैंने यहाँ इतना इन्वेस्ट किया है और क्या मेरी झोली में ये गुजरात मुझे देगा कि नहीं। और जब चुनाव नतीजे आते हैं तो ये दिखता है कि कांग्रेस एक अच्छी मजबूत लड़ाई में थी और बीजेपी जैसे तैसे करके चुनाव जीती। अभी अगर भावुकता का बटन दबाया है ममता बनर्जी ने, अगर इस पलस्तर की घटना को उस तरह से देखें, तो क्या ये इस बात की स्वीकारोक्ति भी है कि बीजेपी एक बराबर लड़ाई में? बीजेपी बराबर लड़ाई में है, बीजेपी बराबर लड़ाई में है, इसकी स्वीकारोक्ति है। और ये दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए डू और डाई। अगर ममता अभी चुनाव हार जाती है तो अगले 5 साल में टीएमसी की बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। हो सकता है लेफ्ट के लिए बहुत कंफर्टेबल स्थिति हो जाए, क्योंकि फिर वो और प्रभावी होकर के, मजबूत होकर के अपना भविष्य उसमें देखें। कलकत्ता की गलियों में एक चुटकुला, लतीफा या बतकही आजकल गर्म है कि सीपीएम को चुनाव में क्या करना चाहिए।
तो फिर वही आदमी उसकी व्याख्या करके ये कहता है कि सीपीएम को चाहिए कि भाजपा को जितवा दे, क्योंकि फिर ममता तो साइड हो लेंगी और फिर ये वाम और दक्षिण के बीच का कीर्तन सोहेला बन जाएगा। एक बात अजीब है, लेकिन ये जो तीसरा मोर्चा है तथाकथित, जो कि पहला मोर्चा हुआ करता था देश का, उस मोर्चे के जो लीडर है वो बिल्कुल बंगाल में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, बिल्कुल ही नहीं। मतलब चर्चा ही नहीं कर रहे वो बंगाल की, या उनको ये, अगर ममता को हटा देती है बीजेपी, इससे उनको फायदा होगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। फायदा होगा लेफ्ट को, जो बाबा कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस की इतनी अरुचि है इसमें, इस चुनाव में, इन 5 राज्यों में, कि बहुत अजीब लगता है। मतलब केरल में जहां पे कि उनके जहां पे हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, वहां पे भी लोग यह कह रहे हैं कि हो सकता है इस बार ना बदले, क्योंकि लेकिन कांग्रेस की रणनीति दूसरी है ताऊ। इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस असम और यहाँ पे केरल में अपनी संभावनाएं ज्यादा पाती है कलकत्ता की तुलना में, बंगाल की तुलना में। हाँ, पर लड़ना तो चाहिए ना। आप अधीर रंजन को छोड़ दें अगर अकेले, आपको चुनाव लड़ना है, इसलिए दोनों भाई बहन ने एक राज्य बांट लिया है और वो उसी पर फोकस कर रहे हैं कि तुम केरल में गोता लगाओ और हम वहां चाय बनाते हैं। ये है कि वो, मतलब इसमें हम रणनीति ढूंढ रहे हैं, इसमें रणनीति में कहीं खोट है। अगर आप सोचें कि आप, वो हमारे प्रधानमंत्री जी की तरह 18 घंटे काम नहीं कर सकते हैं, 22 घंटे काम नहीं कर सकते हैं। अरे इतना बढ़िया पुशअप मारते हैं, उनमें बढ़िया 18 साल के बच्चे के पुशअप मारते, लेकिन फकीरी नहीं है। पुशअप तो मारते लेकिन फकीरी नहीं है, और फकीरी नहीं होगी तो आप कभी चीजें तय करेंगे। मैं केरल वेरल देख लूंगा, मैं बहुत नहीं देख पाऊंगा, या मैं असम चली जाती हूँ, बंगाल मेरे से नहीं होगा, बहुत बड़ा स्टेट है। तो उस हिसाब से लोगों ने अपने आप को डिप्लॉय कर लिया है, जिसके पास जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, है ना। तो सब आदमी ड्यूरासेल नहीं है ना राजनीति में। यहीं पे ये एक सवाल है, उसको इतना संक्षेप में ही कर लेते हैं कि बहुत बड़ा विषय वरना फैल जाएगा, वो लेफ्ट कांग्रेस संबंधों पे चला जाएगा। लेकिन अभी दोनों जगह ही चुनाव है, पश्चिम बंगाल में भी और केरल में भी, और एक जगह पर लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन है, और दूसरी जगह पर दोनों के मोर्चे एलडीएफ और यूडीएफ बराबर लड़ाई में है, वही मुख्य प्रतिद्वंदी दल है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मतलब पहले भी हमने देखा है कि परमाणु समझौते के समय समर्थन वापस ले लिया और कभी समर्थन दे दिया, फाशीवादी ताकतों को रोकना है तो समर्थन दे दिया, कभी नहीं। और वो पूंजीवाद की पूरी जड़ें जो हैं वो, और नवोदारवाद की सारा ठीकरा, ये हमेशा से लेफ्ट जो है कांग्रेस के शरीक होता रहा। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में, ये प्रकाश कारक भी कई बार मुझसे साक्षात्कार में वो ये बात कह चुके हैं कि कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन यही डिस्प्यूट लेफ्ट को लेफ्ट आउट कर भी दे रहा है। इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये वही है कि विहंगावलोकन वाली स्थिति है। राज्यों के लोगों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी पार्टियां दूसरे राज्य में, जिससे बॉर्डर शेयरिंग नहीं है, वहां पे वो क्या कर रहे हैं। तो एक तो ये है। दूसरा क्या है कि ये जो पूरी प्रेडिक्शन की कहानी है, प्रेडिक्शन की पूरी कहानी को मैं कहता हूं कि ये चुनावी कविताएं होती हैं, जिनमें सब्सटेंस केवल एक ही होता है कि चुनाव हो रहा है, और बाकी सब काल्पनिक होता है। तो उसको जौन सा भी सर्टिफिकेट मिले, ए मिले, बी मिले, सी मिले, जौन सा भी मिले, लेकिन घूम फिर करके वो ये सारी की सारी हमारी चुनावी कविताएं हैं, जिसको कि हम लोग पेंगा मार मार करके पकाते रहते हैं। होता यह है कि लोग इस बेसिस पे बंगाल में लेफ्ट को ना तो उसका परित्याग करेंगे, और ना ही केरल में अगर लेफ्ट वापस आता है तो इस वजह से उसमें अवरोध बनेगा कि बंगाल में ये कांग्रेस के साथ क्यों चले गए अगर यहाँ पे उसके खिलाफ कर रहे हैं। जो ताऊ कर रहे थे ना कि ये सिमरिंग जो है ना, ये बहुत समय की होती है, और धीरे 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 है मना धीरे सब कुछ होए। तो बहुत कबीर की शैली में राजनीति आगे बढ़ती है, और जन व्यवहार में चीजें आती है। उसमें ये सब छोटी छोटी चीजें कैटलिस्ट का काम करती है। तो पलस्तर हुआ, मैच हुआ, असम की पत्ती हुई, मटुआ समुदाय का मंदिर हुआ, ये सारे के सारे किसी दलित के घर खाना है, किसी आदिवासी के घर खाना है। अब आप बताइए कि संबित पात्रा से ज्यादा कोई खाना खाएगा क्या इस पूरे चुनाव में?
वो तो रोज 1-2 लोगों के घर में केले के पत्ते पे पर्पसली खाना खाते थे, लेकिन पुरी में क्या हुआ? पूरी आलू भी नहीं मिल रहा उनको, तो वो संकट हो गया। इसलिए ये हम लोगों का मानना है कि इन चीजों का प्रभाव पड़ेगा या इन चीजों से असर होगा, जब तक कि बहुत ही ऑब्वियस नहीं हो। दोनों ये कह सकते हैं कि हमारे आइडियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, हम तो अपने अपने काम करने के तरीके और विजन को लेकर टकरा रहे हैं। हाँ, अगर ओवैसी और बीजेपी समझौता कर लें तो वो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मैरिज होगी। आरजेडी भाजपा का समर्थन कर दे तो उस तरह की चीजें जब होती हैं तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है, और उस सॉफ्टनेस का खामियाजा अखिलेश की पिछली सरकार ने उठाया है उत्तर प्रदेश में। जो सॉफ्टनेस अखिलेश के 5 साल के कार्यकाल के दौरान बीजेपी के प्रति रहा, और लोग कहते रहे कि ये क्या कर रहे हैं। बहुत चुनावी चर्चा हो गई। ऐसे चुनावी चर्चा है तो बिजार ले लेते हैं। बिजार स्टोरी आज की मैं बताता हूँ कि एक आदमी ने ना रेडिट पे लिखा अभी हाल ही में, रेडिट एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे लिखा कि बैंक ने उसको गलती से एक ही डेबिट कार्ड की 64 कॉपीज भेज दी। वो एक साथ नहीं हुआ, किस्तों में उस तक पहुंचे। उसने तस्वीर भी लगाई उसकी, जो एनवेलप्स जो डिलीवर हुए, लिफाफे। और बीते दिसंबर में उसने जो है, उसको ये रिप्लेसमेंट कार्ड्स मिलने शुरू हुए थे। उसने रिक्वेस्ट की थी कि भैया मुझे एक रिप्लेसमेंट कार्ड दे दीजिए। एक ही मिलना था उसको, लेकिन फिर वो आते गए, कुछ दिनों में 1 या 2 आ ही जाते थे। तो कहाँ की टोटी खुली रहेगी मालूम नहीं। पर उन कार्ड्स में डिफरेंस ये था कि एक तो एक्सपायरी डेट का डिफरेंस था, और शायद सीवीवी डिफरेंस होगा। तो ये जो सज्जन है, इनका नाम पीटर है, और इनका कहना है कि इन्होंने बैंक को कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन नए कार्ड्स इशू करने का काम जो है बैंक ने थर्ड पार्टी को आउटसोर्स किया हुआ था, इसलिए ये सवाल एड्रेस नहीं हो सका। और आखिरी लाइन जो है भाई ने ये लिखी थी कि पिछले 10 दिनों से कोई भी कार्ड नहीं आया है। इसका मतलब कि शायद ग्लिच फिक्स हो गया है, टोंटी बंद कर ली गई। पर ब्रेक पे गया है ब्रेक ले लिया। मुझे किसी ने कहा कि आप देखिए कितना इसमें ऑप्टिमिज्म है कि किसी ने कहा कि 63 कार्ड अगर खो जाएं या चोरी हो जाएं तो क्या होगा, उस परिस्थिति का भी बैंक ने ध्यान रखा है। अरे मैं तो आज मुझे फोन आता है, जैसे एक है पूजा, वो आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ पे फोन करती है मुझे, और वो पूजा मेरे को भी करती है। अब मैं उसको पहचान गया हूँ। मैंने उसको आज समझाया कि देखो तुम अपने यहाँ अपडेट कर लो ना कि इस आदमी को नहीं चाहिए, तो फिर तुम्हारे सिस्टम में अगर अपडेट हो जाएगा तो फिर मुझे रोज फोन करके तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा ना मुझे लोन चाहिए या नहीं चाहिए। अब एक बजाज फाइनेंस वाले हैं, उनको मुझे आज बोलना पड़ा, यार मैं भी यही काम करता हूँ तुम करते हो, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे। हाँ, ये मैं बहुत करता रहा हूँ। हाँ, क्यों इसमें उनके सिस्टम अपडेट नहीं होते। कई बार ये बताते नहीं कि भाई ये इस आदमी ने ना कर दिया है, इसको छोड़ दो। तो शायद जहां पे भी इनका कार्ड बन रहा था तो वहां पे वो सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ कि कार्ड इशू हो चुका है। तो फिर 64 बार अगले 2 महीने तक वो चाहे तो उसको प्लेइंग कार्ड्स में तब्दील कर सकते हैं, मतलब ताश के पत्ते, उसमें थोड़ा पेन से चिड़ी पान वगैरह बना लें। कितने यूनिक ताश के पत्ते होंगे, कितना मजा आएगा खेलने। लॉन्ग लास्टिंग। हाँ, खराब नहीं होंगे, मतलब अलवर से दिल्ली का सफर वो रोज कर सकते हैं और सालों साल चलेंगे। ये भी है कि कैश की तो बारिश हो नहीं रही है लॉकडाउन और कोरोना के दौर में, कार्ड की बारिश हो, कार्ड की ही बारिश हो जाए तो ठीक है। अरे एक आदमी ने, ये मतलब सच की घटना है, एक आदमी ने क्या, वो क्रेडिट कार्ड कंपनी थी, तो वो क्रेडिट कार्ड वाला फॉर्म देते हैं ना भरने के लिए, बहुत लंबा चौड़ा होता है, बहुत सारे पन्ने होते हैं उसमें, उसके टर्म्स एंड कंडीशन तो कोई पढ़ता नहीं, क्या रेट पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो उसने उसको स्कैन करके इंटरेस्ट को 0% कर दिया और उस पर साइन करके बैंक को भेज दिया, बैंक ने भी साइन कर दिया। और वो बाद में जब उसको इंटरेस्ट के साथ बिल आया तो उसने केस कर दिया। उसने कहा मेरा निकाला जाए, मेरा जो समझौता हुआ है बैंक के साथ, एग्रीमेंट हुआ है, उस कागज को निकाला जाए। कागज पे 0% लिखा हुआ था, बस बात खत्म है। और वो जीत गया इस केस को। तो हम तो पढ़ते नहीं कुछ, वो क्यों पढ़े? इससे यही साबित होता है ना कि आप नहीं पढ़ते, आप वो ये सोचते हैं कि आप नहीं पढ़ रहे, हकीकत ये वो भी नहीं पढ़ रहे फाइन प्रिंट को।
हाँ, हमें तो विंडोज 98 के जमाने से ओके दबाने की आदत पड़ी है। हाँ 2 ऑप्शन है, ओके कैंसिल, ओके कर दो। हाँ, तो उनका यहाँ भी सिस्टम वैसे ही खराब है जैसे हमारे यहाँ है। टैब और इंटर वाला। हमारा हाँ, कार्ड खो जाता है, वो कार्ड इशू कर चुके हैं, ये अपडेट करना भूल जाते हैं। पर इतने कार्ड्स हूँ अगर, तो ये सोच के अच्छा लगता है कि इन सारे कार्ड से शॉपिंग की जा सकती है संभवतः, अगर सारे चल रहे हैं। और नुकसान ये है कि ये सारे कार्ड्स एक ही अकाउंट का फंड जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं, दिक्कत है। संकट ये है, इसमें 2 संकट हैं जिनको ध्यान रखना पड़ेगा कि 64 का पैसा कटा होगा उनका। जैसे एक कार्ड कार्ड पे इशू अगर, होने का। हाँ, 250-300 रुपया अगर कट रहा है, तो आप सोचिए 64 कार्डों का पैसा कट गया होगा। ये उनको देखना पड़ेगा, या उनको शायद ये तकलीफ हो गई हो ऑलरेडी। दूसरा क्या है कि 64 के 64 उसके पैसे कटते हैं। हाँ, हर कार्ड कार्ड के जब भी? इशू होता है तो उसकी कीमत होती है, मतलब एक थोड़ी बहुत कीमत होती है। 150 से 250 हाँ, इतना ऐसे। दाम रहता है हर पर कार्ड। उनके जब रिकॉर्ड में हुआ ही नहीं कि कार्ड इशू हुआ है तो इसलिए पैसा नहीं कटा होगा, वरना ये एक्सपीरियंस भी वो पीटर जरूर लिखते। हाँ, लेकिन 64 का मतलब अभी आप समझे 10,000 रुपया तक तो उनका केवल कार्ड बनवाई का हो गया। पिछले हफ्ते हमने 64 डिस्कस किया था। 64 ही होगी निगावत, नित्य करत भैरव। 64 हमारे और हमारे इस कार्यक्रम में कुछ चीजें हैं जो कि बार बार लौट के आती हैं। हाँ, डेजा वू होता रहता उद्दीपित कर देती है हमें। और इन 64 में 63 हमेशा बेकार रहेंगे, हाँ, क्योंकि एक नंबर एक ही टाइम में एक ही बार एक्टिवेट रहता है, एक कार्ड। जैसे ही आप दूसरा कार्ड एक्टिवेट करेंगे तो ये जो है खत्म हो जाएगा। ये रिले रेस की तरह है, आप कितने भी तेज भागने वाले हो, आप बैटन पकड़ाने के बाद आगे नहीं भाग सकते हैं, माना ना जाए। इसीलिए तो कह रहा हूँ उसका ताश बना लेना चाहिए 52। उसका ताश बना लेना चाहिए। सही, ठीक है। तो तीन ताल में एक ब्रेक लेते हैं और उस पार हैं फूड डिलीवरी बॉयज की बातें और न्योता वाले। मका भाई, मौसम्बी का रस और कदी गन्ने का रस, पर रसों में रस है बतकही का रस। पर भैया ये बतकही के हो? तन्ने बकी और हमने सुनी। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट ना सुने तन्ने? रे किस्से हैं, ज्ञान की बातें हैं, कॉमेडी है, हिस्ट्री है, पर थम तो या ना वीडियो में बड़े रही हो, आंखें फुटेंगी तेरी जल्दी। ज्ञान और मजा दोनों एक ही जगह। कान में लगाइए आज तक रेडियो के पॉडकास्ट, aajtak.in/radio। सुनता है सारा जहां। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। You are listening to आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। आज तक रेडियो पर तीन ताल सुन रहे हैं आप, कमलेश ताऊ और पाणिनी बाबा की चोखी बातें, और मेरा नाम है कुलदीप सरदार। ताऊ, इस हिस्से की शुरुआत जो है फूड डिलीवरी बॉयज पर बातचीत से करना चाहते हैं। हाल ही में एक घटना हुई जिसमें हम कोई न्याय के देवता नहीं बनने वाले, हमें नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन 2 पक्षों के दावे हैं। एक लड़की ने वीडियो बनाया, उस वीडियो में उनकी नाक से खून बह रहा था, और बेंगलुरु की ये घटना थी जहां एक लड़की ने खाना ऑर्डर किया और कुछ डिलीवरी में देर हो गई, और उनका कहना है, लड़की का कहना है कि वो कस्टमर केयर से इस बारे में बात ही कर रही थी कि आप या तो मुफ्त में दे दीजिए या ऑर्डर वापस ले लीजिए। तभी फूड डिलीवरी बॉय ने उनसे बदतमीजी की और उन पर हमला किया, जिसमें उन्हें चोट लगी। बाद में उस फूड डिलीवरी बॉय का वर्जन भी आया, रोते हुए वो ये कह रहे थे कि दरअसल बदतमीजी उस लड़की ने की थी और वो जूते चप्पल वगैरह फेंक रही थी, और वो जब उससे बचाने के लिए उन्होंने अपनी कोहनी आगे की तो अपनी ही अंगूठी से उस लड़की को नाक पर चोट लग गई, जिससे खून बहा। तो बाबा और ताऊ, मतलब ये तो सिर्फ एक घटना मात्र है, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना इस बहाने फूड डिलीवरी के कॉन्सेप्ट पर और नई इकोनॉमी के इस नए रोजगार की प्रकृति पर और उससे होने वाली सुविधाओं पर, उससे पैदा होने वाली समस्याओं पर बात की जाए। और डिस्क्लेमर इसमें यही है, जैसा कि हमारे पुलिस के ट्विटर हैंडल्स जिस भाषा में लिखते हैं कि उक्त घटना के संबंध में किसी के पक्ष दर्ज कर ली गई है और किसी के पक्ष में या विरोध में माहौल बनाना हमारा मकसद नहीं है। संबंधित मामले की जांच की जा रही है सबके सामने।
आ जाएगा। लेकिन थोड़ा अगर बड़े वितान पर इसे ले चलें तो ताऊ ये शुरू में आपको याद होई कि 30 मिनट डिलीवरी वाला फंडा बहुत आया था और पश्चिम से ही आया था। पिज्जा डिलीवरी के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। डोमिनोज की गारंटी होती थी, उस पर ऐड भी बने थे कि परेश रावल जो है 30 मिनट से 31 करवा करके उससे मुफ्त में लेते थे। हाँ, तो अगर 30 मिनट में नहीं पहुंचा तो फ्री है। तो डिलीवरी बॉयज अपनी जान जोखिम में डालकर तेज रफ्तार स्कूटर या बाइक चलाते हुए पहुंचते थे। तो एक तरफ कस्टमर्स थे जिनकी सुविधा थी और दूसरी तरफ ये डिलीवरी बॉयज थे जिनके लिए ये एक रिस्की रोजगार था। एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी 2010-11 की बात होगी शायद, एक अंग्रेजी अखबार में, और वो स्टोरी उन फूड डिलीवरी बॉयज की कहानियों का कंपाइलेशन था जिन्होंने सड़क हादसों में चोटें खाई, और ऐसी चोटें जो जिसकी निशानियां जीवन भर रह जाती हैं। मतलब किसी के रॉड पड़ गई पाँव में, किसी को खतरनाक हेड इंजरी हो गई, और उसके बाद उन्होंने ये काम छोड़ दिया। तो ये थोड़ा समझ में कम आता है ताऊ कि मतलब एक तरफ कस्टमर्स की सुविधा है, अच्छा लगता है, हमें भी घर से ऑर्डर किया, खाना दरवाजे पे आ गया, कितने ही लोगों के लिए रोजगार भी पैदा हुआ इससे। पर दूसरी तरफ कभी कभी ये लगता है कि क्या बतौर कस्टमर्स हमारी अपेक्षाएं कभी कभी इनह्यूमन हो जाती हैं डिलीवरी बॉयज के लिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, हम ना इसको एक पूरे देश में मैं देखता हूँ कई लोग बोलते हैं कि इससे एक नया रोजगार की श्रेणी खड़ा हो गया है पूरा। सामान डिलीवरी करते हैं, खाना डिलीवरी करते हैं, अब तो लोग डॉक्यूमेंट भी डिलीवरी करते हैं। आपके घर से कोई मतलब कुछ किसी को भिजवाना हो उसके लिए भी सर्विस है। पहले कुरियर होता था, अब ये हमेशा चलने वाले बाइक पे लोग हैं जो कि ये काम कर देते हैं। और हम ये सोचते हैं हम रोजगार का सृजन कर रहे हैं, पर रोजगार की क्वालिटी का सृजन, आप बहुत एक वायरल हुआ था जोमेटो के एक बंदे का वीडियो, मुस्कुराता हुआ आदमी था वो बहुत मुस्कुराता था, क्या गजब मुस्कान थी। और उसने बोला था कि मुझे 300 रुपये मिलते हैं पूरे दिन में, है ना। और उसके बाद ऊपर से अगर कोई इंसेंटिव मिल गया, कुछ काम अच्छा कर दिया, किसी ने टिप दे दिया, तो आप क्वालिटी कोई रोजगार सृजन नहीं कर रहे हो। आप ये रोजगार सृजन कर रहे हो जिसमें लोगों को 300-400 रुपए दिन के मिलते हैं, जो कि मनरेगा से भी बदतर है एक तरह से कहें तो, क्योंकि ये स्किल्ड भी है ना, इनको बाइक चलानी आती है इनके, और ये एक जगह से दूसरी जगह तक आपका सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं। खैर, आप उसमें मत जाओ, रोजगार तो है, यस, इस देश में बेरोजगारों की फौज है, उसमें से बहुत लोग अगर एंगेज्ड हैं इसमें तो बहुत अच्छी बात है। पर हम एक मुल्क के रूप में हम सर्विस इंडस्ट्री की तरफ हमारा नजरिया बहुत ही अलग होता है। हम ये मान कर चलते हैं कि वह आदमी ही नहीं है, वो पैदा ही मुझे सर्व करने के लिए हुआ है। हमारे यहाँ जो पूरी वर्ण व्यवस्था थी उसका सबसे बड़ी उसकी खामी यही थी कि उसमें रिस्पेक्ट नहीं था। बिल्कुल, काम करने में कोई तकलीफ नहीं है ना। जो आदमी पैसे दे रहा होता है या जो रिसीव कर रहा होता है सर्विस को, उसका जो एटीट्यूड है उनके प्रति, जो सर्विस उनको दे रहा है, वो हमेशा से घटिया रहा है। हम बहुत नीच भाषा का उपयोग करते रहे हैं, हमारे तौर तरीके अलग हैं। हम दुकानों में, एक फिल्म में थी, वो मुन्ना भाई फिल्म में थी, कि कैसे वेटर को अगर बुलाता है उससे पता कर लो कि कैसा आदमी है। ये हकीकत है। हमारे लिए को अगर कोई काम कर रहा है, चाहे वो मिस्त्री ही क्यों ना हो, घर बना रहा हो, उसको नीचे कुर्सी पे बैठा एक आदमी डांट रहा होता है दिन भर, है ना, थोड़ी सी गाली दे दी, और आपस में बात भी करते हैं, थोड़ा सा कड़क रहना पड़ता है, आपस में। मतलब अगर उनके घर में कोई ऑब्जेक्ट करता है कि आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो इससे, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ कि आप ऐसे क्यों बात करते हो, मजदूर है, आपके यहाँ काम कर रहे हैं, पर उसको डांटते क्यों रहते हो दिन भर? तो बोले नहीं, कुछ ना कुछ ढूंढ के डांटना पड़ता है, कंट्रोल में रखना पड़ता है, तड़ी लगानी पड़ती है। तो इस तरह का एटीट्यूड है उसमें। यह है कि अगर कोई आदमी आपको खाना डिलीवरी करने आया है, तो खाने के पैकेजिंग में अगर थोड़ी सी कहीं पे कुछ रह गई हो कमी, आप कोविड के टाइम में तो आप जानते हो कैसी दुर्दशा हो चुकी, बहुत सारे लोग घर में ही मंगवा रहे थे, तो उनको ऐसे ट्रीट करना जैसे वो खुद ही कोविड का जीता जागता स्वरूप हो, जबकि खाना आप बाहर से मंगवा रहे हैं, है ना। वो पानी मांग ले तो फिर ये सोचना कि किस ग्लास में दूं या ना दूं। उनको कभी टिप नहीं देना, लेकिन अगर उन्होंने घर ढूंढने में दिक्कत कर दी, आपको 2 बार फोन कर दिया, तो ये कहना कि तुम्हें समझ में नहीं आता, लिखा हुआ है पढ़ नहीं सकते, आपको किसी ने पढ़ाया नहीं, है ना। तो तरह तरह के हमारे विचार ही ऐसे हैं। मैं बिल्कुल इसमें शॉक नहीं हुआ जब उसमें मैंने सुना कि
वो महिला और उसमें झगड़ा हो गया और उसने बोला कि नहीं वो ही आक्रामक थी। इस घटना का सच कुछ भी हो, पर इस देश में हमको ये सबको सीखना पड़ेगा कि आप भी किसी को सर्विस देते हैं। इफ यू एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल यू सर्व, प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू पीपल हु सर्व यू। ये एक बहुत बड़ी इस देश की कमजोरी है। हम क्या होता है कि हम टेक्नोलॉजी तो आ गई ना, अकल और तहजीब तो धीरे धीरे आती है, टेक्नोलॉजी आ गई है सब चीज की, और उनको तहजीब सिखाया नहीं किसी ने। हम अभी भी सेठों की तरह व्यवहार करते हैं, हम हर आदमी को निकम्मा, नालायक और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और वही 1 मिनट देरी हो गई, 10 मिनट देरी हो गई तो आक्रामक हो गई, और ऐसे परिणाम बहुत होंगे। और बाय द वे, ये जो खास करके आपने शुरू में बोला, मैं उसको लास्ट में थोड़ा सा बोल दूं, इनके साथ इनके खाने छीन लिए जाते हैं। पता है ना, पिज्जा वालों का खाना, वो किसी को डिलीवर करने जा रहा है, कोई बाहुबली बीच में मिट गया तो बाइक पे मुस्टंडे वो रोक लेते हैं, कहाँ जा रहे रे, इधर ला पिज्जा, और उसको 2 थप्पड़ मार के भगा देते हैं। अमेज़न वाले बहुत सारे इलाकों में सर्व नहीं करते, अब मतलब सामान नहीं पहुंचाते, वो कहते नहीं जाएंगे हम, वो इसलिए कि वहां पे लोग छीन लेते हैं। मोबाइल फोन छीन लिया, अब लाख लाख रुपए के मोबाइल फोन आते हैं आजकल, वो बंदा किसी को डिलीवर करने जा रहा है, उसको छीन लेते हैं। वो अब FIR कराए, अपनी गरीब आदमी होता है, उस पर तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं, जांच बैठती है, इस तरह के हालात हो गए। तो उनका दुख तो अलग है, पर मुझे शिकायत उन लोगों से है जो कि अपने घर में लोगों को बुलाते हैं, चाहते हैं कि मेरी होम डिलीवरी हो सब कुछ की, और जो डिलीवरी करता है उसको मनुष्य तक नहीं समझते। बिल्कुल, क्योंकि जो ताऊ कह रहे हैं वही स्थिति है। आप देखिए, स्विगी की टी-शर्ट पहने हुए अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी रोक करके और रास्ते में लघु शंका आदि करने लग जाए तो उसकी फोटो खींच करके वायरल हो जाएगी। और आप दिल्ली का ही उदाहरण उठा लें तो दिल्ली शहर में पब्लिक टॉयलेट्स का भी अभाव है और ड्रिंकिंग वाटर का भी अभाव है। अगर आदमी को प्यास लगी है तो पानी नहीं पी सकता है कहीं बिना खरीदे। और स्विगी वाला या कोई और जोमेटो का या कहीं और का कोई बंदा है जो डिलीवरी के लिए आया हुआ है, वो सब कुछ करेगा लेकिन आपसे पानी नहीं मांगेगा। बहुत ही रेयरली आप उससे पूछेंगे तो वो नानुकुर की बात भी कहता नहीं। तो अब उन्होंने एकदम मांगना भी बंद कर दिया कि किसी से कहें कि पानी पिला दो, क्योंकि कोविड टाइम है तो वो कतई रिस्क नहीं ले सकते। तुरंत आप उसके फीडबैक में डाल देंगे कि इसने तो घर की चीजों को छुआ, तो आप उसको एकदम अलाउ नहीं करेंगे। 3 चीजें हैं जो कि हमें इस बारे में देखनी चाहिए, जिसमें एक को तो ताऊ ने बहुत अच्छे से बताया और मुझे लगता है कि वो ओवरऑल सर्विस सेक्टर की सबसे बुनियादी समस्या है हमारे यहाँ की। और इसलिए वो समस्या है क्योंकि वो हमारे ग्रोथ, अपब्रिंगिंग, हमारे अपने संस्कारों का सवाल है। हमारे संस्कारों में महात्मा गांधी जिन दिनों साउथ अफ्रीका में थे, उन दिनों की कहानियां अगर आप इतिहास में से खोज के निकालें तो आप पाएंगे कि अंग्रेजों से भी बुरा बर्ताव ब्लैक्स के साथ में करने वाले वहां पे रह रहे भारतीय थे। दारुण कथाएं, मतलब दर्दनाक कथाएं कि किस तरह से हम इल ट्रीट करते रहे हैं ब्लैक्स को। आज भी आप केवल स्विगी वाले की बात छोड़िए, आज भी जिस तरह से हम अफ्रीका के लोगों को यहां पे ट्रीट करते हैं, उनके लिए एक शब्द है हब्सी। तो जिस तरह से हम उनको अलंकृत करते हैं, इसमें होता क्या है कि हमने कभी भी अपने वर्णाश्रम व्यवस्था से बाहर निकल करके और अपनी जाति आधारित और सेवा आधारित व्यवस्था से निकल करके चीजों को देखना चाहा ही नहीं। हम हमेशा उसी संकुल में फंसे रहे और जिससे हमने सेवा ली उसको हमेशा दास समझा। तो तुम नाम भी वैसे रखोगे जो दास वाले हो, राम हेत, राम आश्रय, राम खिलावन, है ना। इस तरह से नामकरण हम करते रहे। आप ताऊ अक्सर बताते हैं कि महाराष्ट्र के टाइटल केवल आप पढ़ लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह की हिकारत और किस तरह की वो आप देते हैं। तो रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट का मिसिंग होना इसलिए है क्योंकि वैल्यू नहीं है। आप इंसानों की एक बड़ी आबादी को उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति के चलते उनको इंसान मानते ही नहीं है। आपका ये एक बिना रंग का वो रेसिज्म है जिसमें आप रहते हैं, और ये हमेशा से होता आया है और ये अभी भी हो रहा है। दुत्कार के बात करना,
अपमानित करके रखना, उनको अमानवीय परिस्थितियों में उनसे काम लेना। मैंने बीच में एक स्टोरी इसके लिए की थी, जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, 6-7 साल पहले की बात है, और उनसे मैंने बात की। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहीं और पे काम करते हैं, 8 घंटे नौकरी करते हैं, लेकिन वहां से उनको मिलता है 8,000, 10,000, 12,000 रुपया, और उससे वो अपने 2 बच्चों को या 3 बच्चों को, बीवी को, झुग्गी का किराया, एक पंखा, एक टीवी, ये सारी चीजें नहीं चला सकते हैं। तो वो उन ऑफिसों के बंद होने के बाद शाम को आकर के फिर 8 घंटे स्विगी के लिए या इस तरह की संस्थाओं के लिए काम करते हैं और फूड डिलीवरी का काम करते हैं। तो कुछ लोग ओला चला रहे होते हैं, वो भी एक सर्विस का काम है। कुछ लोग फूड डिलीवरी में बन जाते हैं। 2 पहिए पे चलना है, और सबसे ज्यादा प्रेशर इस चीज का होता है कि तय समयावधि में आपको खाना पहुंचाना है, नहीं तो जो फीडबैक होगा वो बुरा हो जाएगा। तो आपको डिलीवरी पे कितने स्टार मिले हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। उसमें बारिश है, कोई कॉम्प्लिकेटेड एड्रेस है, 5वां फ्लोर है, 6ठा फ्लोर है दिल्ली में ही, लेकिन कोई लिफ्ट नहीं है। इन सब तरह की स्थितियों में 16-16, 18-18 घंटे लोगों को काम करके वो डिलीवरीज देनी होती हैं। उनका अपना भोजन करने का कोई समय नहीं है, उनके लिए कोई पेशाब घर शेल्टर नहीं है, उनके लिए कोई ब्रेक नहीं है, और उनके लिए कहीं पे पेयजल नहीं है, पानी तक नहीं पी सकते हैं कहीं, अगर वो मांगे नहीं या खरीदे नहीं तो इस तरह की स्थिति है जिसमें कि लोग काम करते हैं। 2 चीजें और हैं जो इसमें दूसरे पक्ष की भी चीजें हैं, और उसके लिए भी हमारी जो अपनी व्यवस्था है वो बहुत जिम्मेदार है। 2 चीजें हैं, क्वालिटी और प्रोफेशनलिज्म। हमारे यहाँ पे सर्विसेज की क्वालिटी के लिए जिस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, एक होता है अनस्किल्ड और एक होता है स्किल्ड वर्क। अब स्किल्ड वर्क में जिस तरह की ट्रेनिंग होनी है, आप क्या इलेक्ट्रीशियन आए और उससे आप कहिए कि स्विच बोर्ड ठीक कर दो, वो गंदगी मचा के जाएगा, वहां चूरा गिरा होगा, है ना, कुछ चीजें और गिरी होंगी, कटे हुए तार, वो इस तरह की चीजें छोड़ जाएगा। आप यही काम बर्तानिया में किसी को दे दीजिए, यही काम आप फ्रांस में किसी को दे दीजिए, आप जर्मनी में किसी को दे दीजिए, ऑस्ट्रिया में दे दीजिए, अमेरिका में दे दीजिए, यहां तक कि दुबई में आप यही काम किसी को दे दीजिए। वही आदमी जो यहाँ पे इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है, वो वहां पे जब जाता है तो उसको पता है कि वहां का एक सर्विस का कल्चर है, क्वालिटी है। वो जब बोर्ड ठीक करके आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई आदमी पहले काम करके गया है, वो जगह को एकदम चमका देगा। आप किसी अंग्रेज को बुलाइए खिड़की चेंज कराने के लिए अपने घर की, आपको पता नहीं चलेगा कि सवेरे ये खिड़की टूटी हुई थी और आज शाम को ये नई खिड़की आज ही लगी। इस तरह से उसको नील टिनोपाल करके जाएगा। तो हमारे यहाँ ये संकट है क्वालिटी का और प्रोफेशनल ट्रेनिंग का। इसलिए भी ये होता है जो ताऊ कह रहे हैं ना, कि उनके घर में लोग कहते हैं कि अरे नहीं, थोड़ा सा टाइट करके रखना पड़ता है। तो टाइट करके रखना पड़ता है कि कारण भी है। जैसे मैं मनरेगा की लड़ाई लड़ता रहा और मेरी माँ मुझसे लड़ती है कि 6 घंटा केवल मजदूरी करता है और तुम लोग न्यूनतम मजदूरी की बात करते हो। तो छोटी जुतार का किसान तो रोटी भी नहीं खा सकता है, खाद का पैसा, सिंचाई का पैसा भी नहीं निकाल सकता है, बीज का पैसा भी नहीं निकाल सकता है, तो हम क्या करें? तो हम उनसे कहते हैं खेती ना करो। और फिर वो उस पर कहती है कि तुम हमेशा उल्टी बात क्यों सोचते हो, क्या ये कैसे तय हो जाएगा कि मैं खेती क्यों ना करूं? इस स्थिति को आप समझिए कि एक तो रिस्पेक्ट का और ह्यूमन वैल्यू का अभाव है, और ये हमारे जीन में घुसी हुई समस्या है। हमारी जब तक जात नहीं जाने वाली है तब तक ये भी नहीं जाए, दोनों संकट हमारे साथ साथ चलेंगे। और दूसरा बुनियादी संकट जो है वो ये है कि हम अपने सर्विस सेक्टर को प्रोफेशनली तैयार नहीं करते हैं। हमारी मेड, हमारे यहाँ जो घर में अगर आपने किसी को रख दिया है कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसके साथ देखरेख के लिए आप किसी महिला को या किसी पुरुष को रख लें, तो उनका सर्विस का लेवल, और आप बाकी देशों में जाके देखें तो वहां पे जो ओल्ड एज में लोगों के केयर टेकर्स हैं, घर में हेल्पर्स हैं 12 घंटे के 16 घंटे की शिफ्ट में, उनकी स्थिति आप देख लें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन वो जितने ट्रेन हैं उससे फायदा भी उन्हीं सर्विस प्रोवाइडर्स को है, क्योंकि जितना आप ट्रेन होंगे उतना ही आप अवेयर भी होंगे और उनके राइट्स को लेकर के वो बहुत स्ट्रांगली खड़े हो पाते हैं। हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर वालों का कोई राइट्स नहीं है, होते हुए भी कोई राइट्स नहीं है। तो मेड को आप कभी भी गरिया सकते हैं, चौकीदार को आप कभी भी झाड़ सकते हैं, बिजली वाले को आप कुछ भी कह सकते हैं, मिस्त्री मजदूर को आप कुछ भी सुना सकते हैं, उनके कोई राइट्स नहीं है। वो एक्सप्लॉइट होते रहते हैं और उनका एक्सप्लॉइटेशन चलता रहता है, और आप हमेशा क्वालिटी का बहाना बनाते हैं। कुछ काम नहीं करता है दिन भर से, तुझे किस बात के हराम के पैसे चाहिए तुझे,
ना काम चोर कहीं का, ये भी तूने ठीक नहीं किया, दीवार यहां से ऐसे क्यों कर दी। तो हमने अपने सर्विस सेक्टर का हमेशा से कबाड़ा करके रखा है, और वो कबाड़ा तब तक रहेगा जब तक कि हम उसकी वैल्यू और उसके रिस्पेक्ट के डोमेन में जाएंगे नहीं। क्योंकि जिस दिन हम डोमेन, रिस्पेक्ट और वैल्यू का अडॉप्ट करेंगे, उस दिन से हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा गंभीर होंगे कि नहीं, इसको अच्छे से काम करना सिखाया जाना चाहिए। ऐसा क्यों है कि आदमी जीटीसी की बस से थूकता है और मेट्रो में नहीं थूकता है? वो क्वालिटी और रिस्पेक्ट का मामला है। हाँ, मतलब हम देखते हैं ना फिल्मों में कि वो पिज्जा पकड़ाता है और वो थैंक यू बोलती है महिला, और फिर वो हैव अ गुड डे कह के चला जाता है। वो भी कहती है यू टू। नहीं, फिल्मों में तो ये होता है कि पिज्जा का लेके ऑर्डर, मैं गया बंगले के अंदर, मैंने ट्रिंटिंग बेल बजाई, फिर क्या होना था मेरे भाई, मेरे प्यार की खुशबू से वो खोलने दरवाजा आई, ब्ला ब्ला, और आखिर में उसके दोस्त कहते हैं तू बंद कर फेंकना, पकड़ा गया देखना। और करते हैं हम ये दुआ उस खुदा से हो जाए सच तेरा सपना। बहुत पॉपुलर गाना रहा है हम लोग की जवानी। बहुत जबरदस्त गाने याद रखते हैं मतलब आप। इसके लिरिक्स तो बहुत मतलब कातिल हैं। हाँ, ध्वाखा होएगा। हाँ, हम तब कहा ध्वाखा होएगा। यहाँ कविता तुम लाया है बीच में। बहुत सही। लेकिन ये कि मतलब मैं कैरेक्टर्स के लिहाज से अगर देखता हूँ ना, जैसे आप कह रहे थे कि एक लड़का मुस्कुराते हुए, हमारे जीवन में हमारे सहयोगियों के तौर पर, मतलब हमारे रूटीन लाइफ, हमारी दिनचर्या में डिलीवरी बॉयज की एंट्री कोई ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। बचपन में ना याद है कि घरों में एक महिला आती थी गुसल खाने साफ करने के लिए, और उसके मुंह पर उसी का दुपट्टा बहुत कस करके बंधा होता था, जो शायद उसे बदबू से भी बचाता होगा। और उसके हाथों में अपनी सीट की झाड़ू होती थी, वो अपनी झाड़ू लेकर के चलती थी, और हर सुबह आंखें खुलने के साथ आंगन के दूसरी तरफ के गुसलखाने साफ करते हुए वो दिखती थी। फिर मकानों के टाइप्स बदले, नई चीजें जुड़ी, तो इलेक्ट्रिशियंस आने लगे घरों में, प्लम्बर्स आने लगे। इसी कड़ी में बहुत बाद में आकर फूड डिलीवरी बॉयज और फिर अब कैब ड्राइवर्स, ये लोग लेटेस्ट एंट्री हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिनका चेहरा अहम नहीं होता कभी भी किसी के लिए। जैसे शर्लॉक होम्स की ना एक वेब सीरीज है, शर्लॉक होम्स वाली, ये जो बीबीसी ने बनाई है, उसका पहला ही एपिसोड है जिसमें शर्लॉक होम्स एक ऐसे हत्यारे को तलाश रहे होते हैं जो सबके आसपास मौजूद हो सकता है, पर जिसका चेहरा लोग याद नहीं रखते, और वो अंततः एक कैब ड्राइवर निकलता है। तो फूड डिलीवरी बॉयज जब दरवाजे पे आके खड़े होते हैं, डोरबेल बजाते हैं, हम थोड़ा सा दरवाजा खोलते हैं, तो अक्सर हमारी आंखें सिर्फ उस भूरे रंग के पैकेट पे होती है, और हम वो चेहरा भी नहीं देखते। दे आर लाइक मशीन्स टू अस, जो हमें एक सामान डिलीवर दे करके चला गया। और ज्यादा से ज्यादा संवाद ये होता है कि साहब सर रेटिंग दे दीजिएगा, बिना उसकी तरफ देख के कहते हैं हाँ दे देंगे। तो इन लोगों के जीवन में झांका नहीं है, मतलब कि बहुत ही अच्छा विषय है एक्सप्लोर करने के लिए कभी, कि इनका जीवन कैसा है, कितनी धूप धूल से गुजरते हुए, भूख प्यास गर्मी बारिश में चलते हुए वो जगह जगह भोजन पहुंचाते हैं। और जो बात आप कह रहे थे कि झुग्गी बस्ती और एक पंखा और एक टीवी, कितना मतलब, और 8,000 रुपए 10,000 रुपए महीने की पगार उनको मिलती है। और इस डिसरिस्पेक्ट की कीमत से क्या होता है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। और इलाहाबाद में हम लोग इस तरह की चर्चाएं दोस्त यारों में, बदकहियों में करते थे। तो वहां पे लोग कहते थे, हम कहते थे कि यार इतने गरीबी से निकल के लोग करप्ट क्यों हो जाते हैं? सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करते हैं, बढ़िया करते हैं, पीसीएस में जाते हैं, आईएएस बनते हैं, तो करप्ट क्यों जाते हैं? तो लोग ये बताते थे कि जब वो एक कमरे के एकोमोडेशन में 2 बच्चे 4 बच्चे रह रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बाप लगातार गाली दे रहे हैं, पैसा मिलना बंद हो गया है, सतुआ घोल घोल करके दोनों टाइम का आहार हो रहा है, और वो हर तरह के अभाव, हर तरह की उपेक्षाएं देख रहा है, समाज से भी हर तरफ से। क्या कर रहे हैं सिर्फ के, अरे कुछ होना नहीं है, अगला आ गए हैं पढ़ के, उनका देखो बनाए लिहिन दुकान चालू कर दीन भैया, उनका देखो उनकी फार्चून के जो एजेंसी ले लीन है, वो निर्मा का ले लीन है, उनका काम बढ़िया चल रहा है, ये बहुत पढ़ाकू बने हैं। इस तरह की बातें, उपेक्षाएं, घर में छोटे भाइयों बहनों की शादियां हो जाना, उनका बैठे रहना, माँ का कैसे कैसे बचाना, बाप का लगातार गरियाना, रिश्तेदारों के घरों में एकोमोडेशन, अगर हॉस्टल का भी पैसा नहीं बचा है, कमरा लेने की कुवत नहीं बची है, तो फलाने रहते हैं। और अगर आप किसी गांव से शहर में किसी के यहाँ रहने आ जाइए, कितना भी खास रिश्तेदार हो, वो आपसे बर्तन भी मजवा लेगा, गमले में पानी भी जलवा लेगा, आपसे गेहूं भी पिसवा देगा, चक्की तक चले जाओ रिक्शा साइकिल पे लेकर के, और मुंह हमेशा के वहां रहेगा, पौधे पौधे खा रहे हैं, पता नहीं कब जाइए,
कब तक इनके एग्जाम की तैयारी होगी। बैठे हुए हैं लोहा की तरह धरे हुए हैं, कौनो गत के नहीं। इन सारे अभावों के बाद भी वो आदमी जब फूटता है ना, जब उसको एक बार अवसर मिल जाता है तो फिर वो खुल जाता है, और खुल जाता है तो कहता है कि मैं अपने ही नहीं, अगली 7 पीढ़ियों के भी लिए भी मैं कपिल मुनि बनकर के सबको तार के ही जाऊंगा, सबका इतना इंतजाम कर दूंगा। बहुत हुआ सम्मान। हाँ, बहुत हुआ सम्मान वाले मोड में वो आ जाता है। आप जितना डिसरिस्पेक्ट देते हैं ना अपने सर्विस वाले लोगों को, और फिर आप कहते हैं कि नौकर ने फलाने की गर्दन काट दी, उनसे छिनैती कर ली, मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि अपराधी प्रवृत्ति किसी एक वर्ग विशेष की कठप्पा है। अपराधी अमीर भी हो सकता है, अपराधी गरीब भी हो सकता है, अपराधी हर आदमी हो सकता है, मौके हर अपराधी हो सकता है, अवसर के ऊपर अपराध है। लेकिन व्हाइट टाइगर की याद दिला दिया तुमने। बिल्कुल, लेकिन वो व्हाइट टाइगर आप खुद क्रिएट करते हैं अपनी सोसाइटी में। आप किसी को व्हाइट टाइगर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, पुश करते हैं लगातार उसको। वो बनना नहीं चाहता है शायद, आप उसको पुश करते हैं कि उसको बहुत प्रेम से गले लगाएंगे, कहेंगे बेटा साइन करो, और साइन करते के साथ में दय पलाका कान के नीचे, गुद्दी के ऊपर भचा भच देना शुरू। जूता उठा के ला साले, पला खा रहा है हरामखोर, इस तरह की भाषाएं, इस तरह की शब्दावली। तो आप लोगों को खुद तैयार करते हैं कि फिर वो आखिर में व्हाइट टाइगर बन जाए। तो अपने आप व्हाइट टाइगर मत तैयार कीजिए, लोगों को लोग समझिए ना। टाइगर और ऊदबिलाव और कुत्ता क्यों बनाना है किसी को भी? वो लोग हैं आपकी तरह हाथ पैर से चलने वाले, वो भी, उनको भी गंध वैसे ही आती है, गर्मी वैसे ही लगती है, और जाड़े का एहसास उन्हें भी वैसा ही होता है जैसे आपको होता है। और एक चीज बता दें, एक सीक्रेट बता देते हैं, फूड मैट्रिक्स का सीक्रेट। भोजन पकाने वाला और भोजन को परोसने वाला अगर खुश हैं तो भोजन और ज्यादा सुस्वादु होता है। इसलिए आपके हाथ में जो आपका व्यंजन, भले ही उसने उसे सूंघा भी नहीं है, देखा भी नहीं है, उसको डिब्बा खाकी लिफाफे में बंद करके मिला हुआ है, और वो अंदर पैक है, हवा भी नहीं निकल सकती है, परिंदा पर नहीं मार सकता है इसमें। उस पैकेट को जो लाने वाला आपका व्यक्ति है, जो अंगद है, संदेश लेके आया है, उसको अगर आप सम्मान देंगे और वो मुस्कुरा के आपके घर से जाएगा ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये 20 पे 21 बैठेगा जो खाना आपने मंगाया है। मुझे कुछ दिनों पहले का एक वायरल वीडियो याद है। एक कर्मचारी था, डिलीवरी वाला, जो खाना खोल कर थोड़ा थोड़ा खा लेता था, खा रहा था, और उसकी वीडियो किसी ने बना ली थी और वो बहुत वायरल हो गया था। और उस पे जोमेटो पे और मतलब या जो भी है डिलीवरी करने वाले हैं, उन पे बहुत तरह के आरोप लगे, लोगों ने मजाक बनाया, वो मीम बन गया, उस आदमी की शायद नौकरी भी चली गई। पर मैं यही सोचता था कि वो कितना भूखा होगा कि वह रुक कर धंधे को रिस्क पर डाल दिया उसने। हाँ, वह रुक कर जिन खानों को उसको डिलीवर करना था उसमें हाथ लगा दिया उसने। और ये हकीकत है कि वो खुद मतलब अच्छे अच्छे सुगंध वाले खाना लेकर चल रहे होते हैं और खुद उन्होंने खाया नहीं होता है, जिस भी कारणों से, समय की कमी से, पैसे की कमी से, बहुत ही कारण हो सकते हैं। तो हमको कभी कभी ये सोचना चाहिए कि हम किसी को मजबूर तो नहीं कर रहे हैं, वह अपनी प्रोफेशन से भी ईमानदारी नहीं कर पा रहा है। यहीं से और इंसानियत की उम्मीद उससे करो जिसे इंसान समझो। मैं सबसे ये बात कहता हूं, अगर आप ये चाहते हैं कि वो आपके प्रति इंसानियत का बर्ताव करे, तो उससे सबसे पहले आप इंसान समझिए। आप जब तक उसे इंसान नहीं समझेंगे तब तक वो भी आपके लिए इंसान नहीं बन पाएगा। और अगर वो इंसान बना हुआ है तो केवल मजबूरी के लिए बना हुआ है, वो कभी ना कभी व्हाइट टाइगर बन जाएगा। ठीक है, तो यहीं से न्योता वाले श्रोता की ओर बढ़ जाते हैं, और इलाहाबाद से आशीर्वाद सिंह की चिट्ठी का जिक्र पिछले एपिसोड में हुआ था। वो चिट्ठी जल्दी से पढ़ देता हूँ, फिर उस टॉपिक पे आते हैं। उन्होंने लिखा है कि सरदार बाबा और ताऊ, आप तीनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आशीर्वाद सिंह इलाहाबाद में रहता हूँ, और इन्होंने इलाहाबाद ही लिखा है, प्रयागराज नहीं लिखा है। और यदि किसी और शहर जाता हूँ तो बस्ते में इलाहाबाद साथ लिए जाता हूँ। वैसे घर मेरा कुंडा प्रतापगढ़ में है, घर भी जोरदार जगह है इनका। और सबसे पहले आप तीनों जन को बहुत बहुत साधुवाद कि ऐसा सुंदर, रोचक और चौचक पॉडकास्ट ले आए। 3 ताल का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ।
आपकी सभी चर्चाएं ज्ञानवर्धक होती हैं, जिनमें हास्य और व्यंग्य का खुशबूनुमा छौंका लगा होता है। हफ्ते भर के कुछ जरूरी मुद्दों पर अलग तरीके की दृष्टि पाने का लंबा इंतजार सोमवार को आकर के खत्म होता है और एक नए सोमवार के इंतजार में निकल पड़ता है। वाह! चर्चा के वक्त आप लोगों के शब्द चुनाव में इतनी मिठास होती है कि सुन के उतना ही मजा आ जाता है जितना दही जलेबी खाने में। उचित उपमा ना दे सकने के लिए माफी। जलेबी मुझे बहुत पसंद है, तो जब भी मिठास का भाव आता है तो जलेबी ही मन में कौंधती है। धन्यवाद। आपका जिज्ञासु आशीर्वाद। बाबा कुछ जवाब लास्ट मैंने हजरतगंज में खाया था, हजरतगंज जो है लखनऊ में, वहां पे एक दही जलेबी की दुकान हुई, मैंने खाया, पहली बार खाया था, आखिरी बार। ये अगर इलाहाबाद के हैं तो जलेबी तो रग रग में बसी होगी, उसके बिना इलाहाबाद में वो मतलब है ना कि वो जन्मा ही नहीं, तो जिसने जलेबी नहीं खाई वो जन्मे ही नहीं, वाला मामला है। इसलिए इलाहाबाद के लोग बड़े सीधे होते हैं, बिल्कुल जलेबी की तरह। नहीं, जलेबी जैसे ही सीधे होते हैं। वो इमरती ऐसे बनारसी नहीं होते हैं। वो एक लेकिन जलेबी ऐसे सीधे होते हैं। ये कंपटीशन हमेशा रहा है बनारस और इलाहाबाद के बीच में कि वो कहते हैं कि शिवोहम और ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो ये दोनों की जो लड़ाई है बहुत कर रही है, और इसमें द्वैत और अद्वैत की पूरी लड़ाई इसी में है। इसी में ये है कि कौन बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसी में ये है कि तुम्हारे पास तो गंगा है, हमारे लगे संगम है। तो कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो हनुमान भी आके सो गए जो हाइपर एक्टिव है, यहाँ तो संकट मोचन है क्योंकि इलाहाबाद में हनुमान जी सो रहे हैं। तो इस तरह की बड़ी लड़ाइयां हैं। और वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ खाने की चीजें हैं, तो कहते हैं कि हमारे यहाँ समोसा है, जलेबी है, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ मलइयो है, लस्सी है, लौंग लत्ता है। ये लड़ाई बहुत कर रही है। इलाहाबाद इसलिए मजबूत है क्योंकि वहां पे हाई कोर्ट है और सत्ता का बड़ा केंद्र रहा है, योजक रहा है। पूरब का द्वार जो है वो वहीं से है। इलाहाबाद में जब आप गंगा डाकते हैं तो आप पूरब की तरफ चल पाते हैं। अरे अब तो बनारस भी बड़ा हो गया, सत्ता का द्वार, सह संगठन मंत्री वहीं बैठने लगे। लेकिन बनारस का कहना है कि तुम नए फसल के शुद्ध मसाले हो। तुम में और मुझ में वो फर्क है जो कि बर्तानिया और रोमन एम्पायर में है कि आपने दुनिया जीती होगी लेकिन रोमन एम्पायर तो हम ही है। तो इस तरह की लड़ाई है। बहरहाल खेलों से याद आया, इनकी लड़ाई खेल की थी ना। हाँ, अभी उसको मैं एक सवाल एक बार बता देता हूँ ताकि और स्पष्टता रहे। उसमें उन्होंने आगे ये नहीं, खेल कह रहा हूँ। जलेबी से याद आया कि जलेबी अगर ज्यादा खानी हो तो दही के साथ खानी चाहिए, क्योंकि जो खटास है वो चाशनी को काटती रहती है, और 12 जलेबी से कल्ला शांत कर पाने की क्षमता वाले लोग 16 से 18 तक जलेबियां भैंच सकते हैं अगर वो दही के साथ सूत रहे हैं। एक और तरीका है, अगर इस संख्या को 18 से 20 तक ले जाना चाहते हैं और उम्र 25 से कम है, तो उन जलेबियों को गुनगुने दूध में बोर के खाइए, उनको थोड़ा फूलने दीजिए और फिर चम्मच से उनको टहला टहला के दूध में दबा दबा करके और फिर अपने तालू से दबा दबा के खाएं। बाबा एक छोटी सी किताब लिख दीजिए, बसों में बिकेगी बहुत। जलेबी 2 ही तरह के लोगों को खानी चाहिए दूध से। एक तो वो जो बहुत ज्यादा जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं और डायबिटिक नहीं है, बुजुर्ग हैं हद से ज्यादा, वो जलेबी फूल जाती है, थोड़ा मिठाई मिल जाता है और दूध भी चला जाता है शरीर में, खाने में आसान रहता है, बहुत सुस्वाद होता है। बुढ़िया आदमी को जो पालक और खिचड़ी पे चल रहा हो, जलेबी और दूध जो है वो अमृत की तरह लगता है। उसको लगता है कि बस आज मैं मर ही जाना चाहिए क्योंकि कल से पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आज सुरुचिपूर्ण मृत्यु मुझे प्राप्त हो। और दूसरा बच्चों के लिए बहुत मुफीद है, वो फिलिंग होता है, मजबूत होता है। लेकिन आम चलन में इलाहाबाद, लखनऊ, रायबरेली जलेबी का संस्कार दोने में दही के साथ आता है। दोने में आपकी 4 जलेबी हो और ऊपर से मलाई की परती वाला दही, 1 करछुल, और फिर आप उसको टहला टहला के थक्कों को उठा के साधते हुए खाएं और उसका आनंद लें। और दोनों मैं 2 महिलाओं से मिल चुका हूँ जिनका नाम जलेबी और इमरती था। इमरती और जलेबी में फर्क क्या होता है? इमरती और जलेबी में फर्क बनाने की दृष्टि से जलेबी बनती है मैदे से, इमरती बनती है उड़द की दाल से। शेप भी डिफरेंट होता है। और जलेबी जो है वो उसमें वलय कम है, इमरती में वलय ज्यादा है। लेकिन
लेकिन इन सबसे ज्यादा बड़ा जो फर्क है जो दिल्ली के लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि दिल्ली मीठे के मामले में भी एक जाहिल शहर है। और मैं दिल्ली में रहता हूं, मुझे मारने वालों आओ मेरे घर, मैं परसाई की तरह तुम्हारा इंतजार करूंगा। जलेबी और इमरती का ताऊ जो बुनियादी फर्क है वो है उनकी बेला का। जलेबी सुबह का मिष्ठान है और इमरती शाम का मिष्ठान है। जो इस अनुशासन का पालन नहीं करते हैं उन्हें मैं तुच्छ मानता हूँ। यहाँ तो जलेबी शाम को चलनी शुरू होती है 6 बजे के बाद। हाँ सब ही है सब। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी की यही कंफ्यूजन था जब वो सुंदरकांड में आग वाग लगा करके घूम रहे हैं, तो उस वक्त विभीषण से हरियाणा में एनकाउंटर हुआ उसके पहले। हरियाणा में सोनीपत और रोहतक के बीच एक शहर है, जलेब मिलते हैं। हाँ जलेब मिलते हैं। हाँ जलेब मिलते हैं, वो 1 किलो के 1 होते हैं। वो तो बहुत हैवी चीज है, बहुत हैवी। नाथूराम हलवाई के यहाँ एक खा लो तो फिर एक तो शायद खा ना पाओ, एक खा लो तो फिर दिन पूरा। तो जलेब अगर वहां पे पहुंचा है तो उसकी भी यात्रा मेरा ऐसा मानना है कि वो पूर्वांचल से हुई होगी, क्योंकि पूरा पूर्वांचल बनारस से लेके गोरखपुर तक, आजमगढ़, जो तीज का व्रत होता है उसमें जलेबा ही बनता है, और वो एक एक जलेबा 1-1 सवा किलो का होता है। तो गोहाना की स्पेशलिटी नहीं है वो, आजमगढ़ में पहले से बन रहा होता। ऐसा बाबा का क्लेम है। नहीं गोहाना वालों आओ। क्योंकि अगर वहां पे पैदा हुआ होता तो वहां पे उसका प्रसार मजबूत होता है। देखिए आज काशीराम का जन्मदिन है, जिसकी जितनी संख्या भारी है ना उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्लेम में हिस्सा जो है वो पूर्वांचल का ज्यादा है, क्योंकि ये एक छोटा सा गांव है और वो पूरा एक अंचल है, कई जिले मिला करके जलेबा खा रहे होते हैं तीज पे। तो जलेबा जो है एक सेलिब्रेटेड डिश है, तीज पे बनती है। ठीक है। इसलिए बनती है कि वो रस भरी होती है, बड़ी होती है, चाकल, और वो ट्रेवल करती थी साथ में, खराब नहीं होती। तो आशीर्वाद सिंह चाहते हैं जिस विषय पे बात हो, जलेबी भी तो हमने कर ली है, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन उनका आशीर्वाद सिंह इलाहाबाद वालों जिनका घर कुंडा प्रतापगढ़ में है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये इच्छा जताई है कि तीनताल में ग्रामीण अंचल के खेलों पर यानी लोक खेलों पर थोड़ी चर्चा की जाए। गांव देहात के खेल वो कैसे जीवित रह सकें, उसके लिए क्या किया जा सकता है, और उसके साथ हमारे अनुभव, हमारा नॉस्टैल्जिया हम लोग शेयर करें, वो ये चाहते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि मेरे गांव में कंचे और उस कंचे से रिलेटेड सारे खेल, चिब्बी फोड़, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी, सटी सटावल, कपड़े की गेंद बनाकर मारने वाला, चिब्बी, विषमृत, राजा मंत्री, चोर सिपाही आदि गेम खेले जाते थे। और हाँ, बेमंटी के तरीके और उससे जुड़े किस्सों पर जरूर बात कीजिएगा। मैं हर गेम में बेमंटी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन लूडो में नहीं। आपका क्या मानना? मैं एक गेम की कर दूं, उसकी चर्चा नहीं हुई। हमारे यहाँ एक बहुत पॉपुलर गेम है गोबर गिद्धो। ये झारखंड में? हाँ, वो झारखंड में पूरे में, हमारे इलाके में अंग प्रदेश में है नहीं, अब तो बच्चों को सुविधा नहीं है। तो उसमें आप सड़क पर होते हो, गिल्ली डंडे जैसा ही है थोड़ा सा, कि सबके हाथ में एक एक डंडा होता है, एक आदमी उसमें चोर होता है ना, जो हाथ यूं ऊपर करता है और उसमें डंडा फंसा के फिर उसको एक आदमी डंडे को उछाल देता है। तो उसको छूना होता है उस व्यक्ति को जिसका डंडा गोबर पर नहीं हो। ये तभी संभव है जब सड़क पर आप गोबर पर्याप्त मात्रा में हो, पर्याप्त गायें वहां पलती हो। तो अब वो और उसके डंडे को लोग भगाते रहते हैं, आगे करते रहते हैं, और वो आगे करने के लिए लोगों को डंडा उठाना पड़ता है गोबर से। उस समय वो छूले तो आप मात हो गए। एक वो दूसरा हमारे यहाँ एक खेल, पता नहीं वो संभव कितना कृष्ण और गोधुली वाला खेल है। हाँ, और वो गोधुली के टाइम में खेला जाता है, वो उन्हीं से जो गाय चराने जाते थे उन्हीं का आविष्कार होगा ये। पर ये बहुत पॉपुलर था हमारे, जब मैं छोटा था तब। अब तो शायद नहीं खेलते होंगे बच्चे। एक हमारे यहाँ होता था कि बिच्छू लड़ाना, तो बिच्छू पकड़ना, अपने माँ जो है वो हर बच्चे के कमर में वो धागे बांध देती थी काले, एक मतलब मोटा सा होता था, उसमें किसी किसी के ताबीज भी होती थी। तो वो धागे से एक निकालो, उसका एक आप स्नेयर बनाओ, पत्थर उठाओ, बिच्छू निकले तो उसको पकड़ लो पीछे से। फिर कभी भी बिच्छुओं को मैंने लड़ते नहीं देखा।
उनको पर उसको बिच्छू लड़ाना पता नहीं क्यों बोलते थे, वो बेसिकली आपके बिच्छू पकड़ने की स्किल थी। उसके बाद बिच्छुओं को लड़ाओ तो लड़ते नहीं थे आपस में, वो तो एक दूसरे को देखकर मुड़ जाते थे। खैर, तो अंत में जो बिच्छू का डंक बेचारे का कट जाता था, बहुत ही क्रूर खेल था वो, और वो बंद हो गया, अच्छा ही है, क्योंकि वो उससे बिच्छुओं को बहुत नुकसान होता होगा, क्योंकि हम लोग शाम में लग जाते थे पत्थर उठाने में और बिच्छू निकालने में, बिच्छू पकड़ने में। बिच्छू कभी कभी हम उसका उपयोग बिच्छू इसलिए भी करते थे जो गेस्ट हमें अच्छे नहीं लगते थे, जैसे कोई जीजा बहुत परेशान कर रहा है ना, तो उसके बिस्तरे में छोड़ दी, तो वो खेल से आगे चला जाता था। पर इस तरह का, और पिट्ठू बहुत लोकप्रिय था, जो पत्थर का वो रख के, पत्थर का एक वो रख लेते, फिर वो बहुत लोकप्रिय था। और कबड्डी, खो खो, मैं स्कूल में खो खो खेलता था, खो खो मेरा प्रिय खेल था। हाँ, खो खो तो खैर उसको मान्यता प्राप्त है, वो हाँ, लेकिन ये तो इंस्टीट्यूशनल खेल हो गए। हम तो उन खेलों की तरफ ले चलना चाहते हैं जिसके लिए किसी भी तरह के, मतलब ये इंस्टीट्यूशनल अनुशासन की कोई बाउंड्री नहीं थी। और कंचा, गुल्ली डंडा, और ऊंच नीच पहाड़, विष अमृत, फिर ये आपका लूडो, सांप सीढ़ी, तो ये सब हुआ ही करते थे। अंतर खोजने वाला खेल बहुत चलता था, तेनालीराम से लेके चन्ना मामा तक सब जगह, कि 10 अंतर 5 मिनट में खोजने पे आप बुद्धिमान है, नहीं तो औसत है, नहीं तो पुअर है। तो एक ही चित्र में 2 आपको अंतर खोजने, तो वो भी एक तरह के खेल थे। इसके अलावा एक खेल हम लोगों के यहाँ पे जो बहुत पॉपुलर रहा है, वो चोर पुलिस रहा है। तो बेहया के डंडे या बाकी लकड़ियां टेढ़ी जो पिस्तौल जैसे दिखती हों, उनको लेकर के ठाए ठाए करके चलते हुए, और आई स्पाइस, लुकी लुकौवल, छुपन छुपाई, इसके कई नाम हैं। उसको हमारे यहाँ कहते थे लुह दुकैया। अच्छा, तो ये खेल जो है सबसे, तो चोर सिपाही और लुकी लुकौवल जो है, या लुका छिपी या आई स्पाइस, जो भी आप कहें, लुकी लुकौवा, ये दोनों गेम जो है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम होते थे गांव में, क्योंकि एक तो इनमें बच्चों को भागने को खूब स्कोप मिलता था, और दूसरा स्कोप ये रहता था कि आप छुप करके ट्रिक कर रहे हैं। तो अब एक आदमी आफर में खोजा जा रहा है, जहां पे खूब सारी सूखी पत्तियां महुए की गिरी पड़ी हैं, एक तरफ गेहूं लगा हुआ है कतरैया के लिए, और लोग आपको खोज रहे हैं, और आप बड़े चौड़े हैं कि 4 लोगों का नाम दिया चुका है, तो आपका नंबर बाद में आएगा, हो सकता है आप कीप मार दें तो वो वापस आउट हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ फटी भी रहती थी कि ये जो 2 मेड़ों के बीच में पत्तियों के पास आप लेट के छुपे हुए हैं, इसमें बीछी भी हो सकती है, इसमें सांप भी हो सकता है, इसमें कोई और जंतु भी हो सकता है, माटा भी हो सकते हैं। तो ये है बीछी और माटा सुन के इतना अच्छा लगा ना। हाँ, आम के पेड़ के कुछ खेल होते थे। अच्छा, हाँ, तो आम के पेड़ के खेल होते थे कि केवल आम आपको चलना है। तो गझिन बाग जहां होता था, थोड़ा सा घना बाग जहां पे होता था, वहां पे आम का खेल चलता था कि कौन कितने पेड़ लाग जाएगा पहले और कौन चल पाए। तो इसमें क्या होता था कि दरअसल कुछ लोग तो तुरंत आउटकास्ट हो जाते थे कि अरे ये तो चला नहीं पावत। तो वो एक तरह से हैरेसमेंट वाला था और अपनी स्वयमेव मृगेंद्रता को स्थापित करने वाले खेल थे। खेलों का एक जो मजबूत पर्व रहे हैं वो 2 रहे हैं हमारे जो अपने सामाजिक व्यवस्था रही उसमें, अवध की और आसपास। एक है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी को जुलूस और कुछ कुछ खेल होते थे, क्योंकि उस दिन से दरअसल भाग की शुरुआत होती थी। तो उसमें कुछ कुछ खेल होंगे, सब लड़कों के खेल स्वांग। लेकिन दूसरा एक जो खेलों का पर्टिकुलरली पर्व है हम लोगों के यहाँ अवध में, वो है गुड़िया का त्योहार, नाग पंचमी। हाँ, जिसमें गुड़िया पीटते हैं शायद ना। गुड़िया पीटना उसका एक बहुत छोटा हिस्सा था। दरअसल गांव में दंगल होता था, तो एक जगह पे पीठी बनेगी, मिट्टी को खोद खोद करके एक ऊंचा किला बनाया जाएगा और लोगों को भाग के आना है, उस किले के ऊपर पैर रख करके और तब कूदना है। तो वो लॉन्ग जंप थी और वो जमीन से कुछ 2 फीट 2.5 फीट ऊंची पीठी बनकर तैयार होती थी, पीट पीट के ठोक ठोक के बनाया जाता था। फिर कुश्ती होती थी, ये रनिंग होती थी। तो इस तरह के बहुत सारे खेल थे। एक अकेले खेलने वाला खेल जिसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा और मैं उसको आज भी उतना ही मजे से देखता हूं, और मुझे वो कच्चेपन वाले अब वो ऑपरेटर्स उसके मिलते नहीं हैं,
और मैं बहुत दक्षता से उसे करता था, वो खेल था लट्टू। तो लट्टू गायब हो गया है। अब आजकल नए किस्म के बड़े अंग्रेजी लट्टू हैं, बड़े महंगे भी हैं, लेकिन वो जो लोहे की कील और लकड़ी की खरद वाला लट्टू होता था, लाल और हरी पट्टी वाला, उसमें ऐसी स्किल्स होती थी लोगों के पास, हाथ में नचाने थे। और हम हाथ पे नचाने का मेरा बड़ा, मैं माहिर हो गया था उसमें। अच्छा। मैं बस में, क्लासरूम में, हाथ में, थाली में, दूसरे के पैर के ऊपर, कहीं भी लट्टू नचाने की दक्षता रखता था। लेकिन अब क्या बताएं, दुनिया ऐसी लट्टू हुई है मोबाइल के चक्कर में कि सब लट्टू गायब हो गया है। लूडो, सांप सीढ़ी, खैर एक तो खेल रहबे किए हैं। 2-3 खेल ऐसे हैं जो कि कॉपी के खेल हैं। कट्टम कुट्टा, अच्छा, उसमें क्रॉस और जीरो वाले, है ना, तो वो एक खेल था। हाँ, एक खेल था जीरो बना, वो चौकोर आपको चतुर्भुज बनाने होते थे, तो जीरो बना बना करके आप उसको ऐड करते चले जाते थे। एक खेल हम लोग खेलते थे चिया से। इमली के दाने को, बीज को अगर आप तरीके से फोड़ें तो उसमें अंदर सफेद और बाहर इमली का कलर ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन। तो चारों सफेद आने पे 8 होता था, चारों काला होने पे 4 होता था। तो ये हमारा देसी लूडो था। अरे, और इससे मैं बहुत खेला हूं। मैं कौड़ी खूब खेला हूं। और एक खेल हम लोग खेलते थे गुच्ची, जो कंचे का थोड़ा सा महंगा वर्जन था, और उसमें सिक्के से गड्ढा करके सिक्के से खेलते थे हम लोग। तो गुच्ची में जो पैसा टूट ले आएगा, पैसा उसका हो जाएगा। तो 1-1 रुपया के 10-10 सिक्के जेब में रख करके हम लोगों ने बहुत खेला है। लेकिन जिस खेल में बहुत बेईमानी की है, वो खेल भी मैं बता दूं, और वो इन सब खेलों से, इनके मयार से बाहर है। वो नया नया इलेक्ट्रॉनिक खेल आया था हम लोग के बचपन में। एक उसका नॉन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन था, वो भी मेरे पास रहा, जिसमें कि पतंग में 2 सलाई होती थी, एक लिक्विड होता था और छल्ले उसमें डालने होते थे, या एक जंतर मंतर जैसा एक यंत्र होता था प्लास्टिक का, 1 रुपये का मिलता था, उसमें छर्रे को बीच वाले गोले तक ले जाना होता था, हिलाते हिलाते डुलाते। वो पिन बॉल। हाँ, पिन बॉल। तो ये सब खेल भी होते थे। लेकिन सबसे ज्यादा बेईमानी मैंने की है वीडियो गेम में। रैम्बो और मारियो 1 रुपए में 10 मिनट खेलने के लिए मिलते थे। घंटे का 6 रुपया लगता था। हम लोग के पास अगर 1-2 रुपए हो जाते थे तो हम लोग भाग के चौराहे पे, एक संजीव भैया थे, उनकी दुकान पे जाते थे, और उनके यहाँ वीडियो गेम था। कई बार वेटिंग होता था, क्योंकि कोई और बच्चा खेल रहा है, उसने दे दिया है 3 रुपया, तो अब वो आधे घंटे वही खेलेगा। उसके बाद अपना नंबर आता था, और हमेशा 5 मिनट की बेईमानी करना। नहीं, आपने 8.25 पे दिया था भैया, नहीं, आपने 8.25 पे दिया था। वो कहेगा 8.20 से 8.30 तुम्हारा था, 1 रुपया दियो, तुमको 10 मिनट खेलना है। नहीं भैया, आपने 8.25 पे दिया था। बीच में रिमोट को अचानक से खराब कर देना 2 मिनट पहले, है ना, कि वो होल्ड कर देता गेम को, इतना ज्यादा दबा दो कि गेम होल्ड है। ये बार बार फंस रहा, मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, आपका गेम जो है ठीक नहीं है, आप उसका कैसेट चेंज कीजिए, आप रिमोट चेंज कराइए, ऐसे नहीं होगा। ये बहुत होता था। मेरे यहाँ तो मतलब और सेगमेंट फ्राइड बताते हैं कि ये जो दीपन वाली कहानियां हैं, इसमें जो लैंगिक समझ, आप अपने सेक्स को, अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को पहली बार अपने दोस्तों के साथ ही रहकर खेलते, सुनते, समझते, एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। आपकी पहली समझ सेक्सुअलिटी की आपके दोस्तों और हम उम्रों से आती है, क्योंकि बड़े इस बारे में कभी बात नहीं करते हैं। बड़े केवल नसीहत देते हैं, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। तो 24 घंटे बस गंदी बात के अलावा कोई कुछ कहता नहीं है घर में। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत बातचीत होने लग गई, पहले नहीं होती थी। तो इन खेलों में वो चर्चाएं भी होती थी। तो एक शगल तो ये होता था कि उत्साह है, आनंद है। एक ये है कई जिज्ञासाओं की शेयरिंग, अरे क्या जानत हुआ यार, अरे हम ये देख लिए, हम वो देख लिए, ये भल तो वो भल। अच्छा, आप लोगों में से किसी को वो खेल याद है कि आपके हाथ पे एक गिट्टी होती थी, या मतलब कुछ एक होता था, आप उसको ऊपर फेंकते थे, फिर दूसरा उठाते थे? हाँ, अच्छा, हाँ, कंकड़ी से गिट्टक, पांच गिट्टक हम लोग उसको कहते हैं। 5 फिर आप दोनों को फेंक देते थे, और उसमें तीसरा उठाते थे, 2 का, 3 का, फिर आपको चारों उठा करके लेनी है। चारों उठा करके फिर उल्टे हाथ पे रोकना है 5वीं को, और फिर उल्टे हाथ से उछाल के फिर सीधे हाथ पे लाना है, फिर उल्टे पे लाना है। वो पूरा बहुत खेला है हमने। उसकी क्या नाम था उसका? गिट्टक। अच्छा, हम पता, मुझे याद नहीं उसका नाम क्या, वो हमारे इलाके में बोला जाता था, पर हाँ
उसको भी मैंने बहुत दिनों तक एंजॉय किया था। और एक खेल होता था बहुत रोचक, उसको मैं कैसे भूल गया, गेंद तड़ी। तो 7 गिट्टियां एक के ऊपर एक रखनी है, 2 टीम बनी हुई है, उसी को पिट्ठूग्राम कहते हैं। हाँ, पिट्ठू बोलते हैं उसको। हाँ, तो हम लोग उसको गेंद तड़ी बोलते हैं। ताव के देना है गेंद। तो एक कैनवस की या प्लास्टिक की बॉल, 3 रुपए का अंडा आता था उस वक्त, उसको लोग अंडा कहते। वो बहुत जोर से लगता था। हाँ, क्योंकि वो बहुत भारी था। तो 1 रुपए की नॉर्मल प्लास्टिक बॉल आती थी और 3 रुपए का अंडा आता था। हमारे समय में वो 8 रुपए का आता था अंडा। हाँ, तो हम 3 में इतने बुढ़े नहीं है, लेकिन ठीक है 3 में था। तो उसमें यही होता था कि 7 गिट्टक हैं और वो गिट्टक लग गए हैं, जिसने लुकाया है वो भाग रहे हैं, दूसरी टीम उनको मार रही है, गेंद लग जाएगी तो आउट हो जाओगे, और गेंद से बचते हुए उन गिट्टकों को 7 को वापस से अरेंज करना है। तो ये एक बहुत गिट्टक वाला खेल ये था। एक खेल और था जिसको कि हमेशा लड़कियों का खेल कहा गया, जैसे कि अभी हम ये इस गिट्टक की बात कर रहे थे, हाँ, इसको भी है ना, तो ये लड़कियों का ही खेल माना जाता था। लेकिन दूसरा खेल जो है वो है ये, इसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। अच्छा, एक पैर पे जो चलते थे, एक पैर वाला है। हाँ, तो उसमें 3 सांचे, फिर एक डिवाइडेड, फिर एक प्लेन, फिर एक डिवाइडेड। तो 6 का ये खटकोना बनता था, और उसमें आपको गिट्टी को लेके जाना है, एक पैर पे ठोकर देते देते लाइन पे आएंगे तो आउट हो जाएंगे, पैर बदलने में अगर लाइन पे आ गए तब भी आउट होंगे। बहुत कबड्डी ऐसा खेल था। तो एक पैर की कबड्डी थी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। उसका नाम क्या था? नाम मैं भी भूल गया उसका। खेला है मैंने बहुत खेला, लेकिन छोटा था तो बहुत। लेकिन अब मैं दो चीजें, वो ज्यादातर लड़कियां खेलती थी वैसे। हाँ, वो लड़कियों का ही खेल था। और 2-3 चीजें खेलों से जुड़ी हुई, जिसकी पता नहीं आप लोगों को कितनी स्मृतियां हैं, लेकिन मैं उनको कह दूं कि चीनी की प्लेट में नींबू का अचार था, बुढ़ा नाराज, बुढ़िया बीमार थी, बुढ़ा नाराज था, आजा मेरे डॉक्टर तेरा इंतजार था, पोशंपा भाई पोशंपा, 700 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, है ना। और ये मिला मिला साथी बेमिला चोर, हाँ, जो हाथ मिलाते थे। हाँ, तो ये बहुत सारे इस तरह की, मतलब कि पान पूरी पत्ता गुलाबी रंग कच्चा, कटोरे में आगी बुझा दे मेरी भाभी, भाभी को ढंग नहीं, शीशे में रंग नहीं, डिब्बे में रंग नहीं, शीशे की बोतल चकनाचूर, राजा की बेटी गुलाब का फूल। ना, तो ये सब इतने गीत थे, इतनी तुकबंदियां थी, और मतलब तरह तरह की, कुछ अंग्रेजी के भी थे, अभी तो मुझे एकदम नहीं तत्काल ध्यान आ रही है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो तो है ही। वो तो बहुत पॉपुलर है, बात तो सिनेमा में भी आ गया, तो वो तो बहुत पॉपुलर है। हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी, वो भी हाथ खोलने वाला, फिर तालाब बन जाता था, फिर उसको क्लोज कर देना है। हाँ, बोल रानी कितना पानी, वो भी एक गेम था। हाँ, तो ये कितने सारे गीत थे। इन सारे गीतों में इसके अलावा कुछ खेल ऐसे भी थे जो कि, लेकिन वो फिर संस्थानीय है, जो हम लोग शाखा में खेलते थे, उनकी चर्चा फिर कभी। गणेश भाई साहब, आज गणेश का कार्यक्रम। हाँ, आज नियुद्ध होगा, लेकिन उसके पहले मैं बंदा वीर बैरागी खेलेंगे। और नहीं तो लोग कहते नहीं भाई साहब, आज ये कश्मीर हमारा है, हो जाए। मनोज जी, आज ये कश्मीर हमारा है, खेलेंगे। हमारे यहाँ तो 1-2, मतलब मैं तो ज्यादा मेरा गांव में रहना हुआ नहीं, लेकिन छुट्टियों में जब मैं जाता था, नियम से हर साल हम लोग स्कूल का जो पूरा समय था छुट्टियों में जाते थे, तो अवध में ही मेरा गांव है, सुल्तानपुर में, तो वहाँ खो खो को सुर्र कहते थे। मतलब सेम गेम होता था, फर्क ये होता था कि खो खो में आप बैठ के खेलते हो, सुर्र आपको खड़े होके खेलना है, सारे खिलाड़ी वो खड़े रहते थे, और खो खो की जगह सुर्र कहा जाता था। एक गेम मैंने देखा था, उसको कहते थे पेड़ डंडी, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। उसमें ये होता था कि जैसे 8-10 लोग जो भी खेल रहे हैं वो पेड़ पे चढ़ गए, और जो चोर जिसको बनाया जाता था वो नीचे होता था, पेड़ के जस्ट नीचे एक लकड़ी रखी जाती थी, और डंडी मतलब एक, तो जो नीचे चोर है उसे चढ़ करके ऊपर जितने लोग अलग अलग ब्रांचेस पे हैं उनमें से किसी एक को छूना है, और जल्दी से नीचे उतर करके उस डंडी को चूमना है। अगर अगर वो छू लिया और नीचे उतरने में देर कर दिया, और उससे पहले जिसको छुआ है वो नीचे उतर गया, और उसने फिर उसकी ये होती थी कि वो डंडी उठा करके दूर फेंक देता,
तो वो फिर उतरते थे, जाते थे, डंडी लेके आते थे, फिर तब तक वो चढ़ जाता था। तो उनकी जीत इस बात में थी कि वो किसी को छू दें और उसके नीचे उतरने से पहले डंडी को चूम डंडी ले। को चूम दे। हाँ, तो वाह, जिसको वो अभयदान हो जाता था। अभयदान, और वाह, वाह। जिसको वो किया है, जिसको छुआ है, उसकी जो है वो चोर हो जाता था। अब इलाहाबादी साहब को मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा खेल की बेईमानी, और हाँ। मैं 2 मिनट इस पे चाहता हूँ। खेल की बेईमानी ये है कि लोग कहते हैं हमसे बार-बार, ताऊभीत और सरदार भी पूछते हैं, कहते हैं कि भाई ये सचिन से, गुलजार से, अमिताभ से आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है, या लता ताई से? तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि किसी एक का अति श्रेष्ठ होना कईयों को निगल जाता है, और उस चक्कर में हम बहुत सारी विविधता और उस बहुलता में जो सुख है, जो समग्रता है, उससे वंचित रह जाते हैं। तो जैसे जैसे तकनीक ने और बाजार ने क्रिकेट को मजबूत किया या बाकी खेलों को मजबूत किया, हमारे अपने कम्युनिटी के खेल गायब होते गए। बहुत सारे खेल गायब हो गए, कई सारे नए खेल आए, लेकिन बहुत सारे और खेल गायब हो गए। और जैसे हिंदी मजबूत होती गई और बोलियां कमजोर होती गई, उसी तरह से देशज खेल कमजोर होते गए। और इन खेलों की खूबी ये थी कि इनका कोई मार्केट नहीं था, इनका कोई रेवेन्यू कंट्रोल सिस्टम नहीं था, इसके लिए किसी क्लास का होना जरूरी नहीं था। इन खेलों को कोई भी खेल सकता था। ये गांजे की तरह डिसेंट्रलाइज थे। आपने खेलों को शराब की तरह आबकारी नियंत्रित बना दिया। आपने खेलों को खुद डिफाइन किया और बाकी खेलों को मर जाने दिया। खेल केवल बच्चों के बीच से नहीं गए, खेल आंगन से चले गए। शादियों के खेल खत्म हो गए, देवर भाभियों के खेल, होली के खेल, फागुन के खेल, बुआ भतीजों के खेल, घर आए मेहमानों के साथ किस तरह के खेल आप खेल सकते हैं, क्या नहीं खेल सकते हैं, ऐसी कितनी सारी चीजें थी। अंताक्षरी खेलते थे हम लोग, हमारे फूफा वगैरह कभी आते थे तो बैठ के कहता था कि अंताक्षरी खेलेंगे, और उस अंताक्षरी में गुंजाइश ही नहीं थी कि सिनेमा का कोई गीत गा दिया जाए। तो आपको चौपाइयों, दोहों, श्लोकों का सहारा लेना है, और वही होता था। हम लोगों के यहाँ रामायण अंताक्षरी होती थी घर में, मानस अंताक्षरी होती थी घर में। ये सारे खेल गायब हो गए। शादी के कितने खेल थे जहां पे जीजा के रुकने का इंतजाम हुआ है, जो शादी हुए हैं, कलेवे के लिए आए हैं, उनको जिस पलंग पे बैठाया जा रहा है उसके नीचे पापड़ है, पापड़ बिछा रखे, ऊपर चद्दर डाल दिए, अब बैठे चुरुल चुरुल हो रहा है, थाली में अंगूठी खोजी जा रही है। नाउन एक पैर का नखून काटने के बाद में रुक जाती थी, कहती है अब नेक दो। लड़के वालों को गाली सुनाने के लिए, उनका इंसल्ट करने के लिए दूसरे लोगों को बुलाया जाता था, जो एक्सपर्ट होते थे। हाँ, मैंने खाई इंसल्ट करने। हाँ, द्वार चार में सिक्के और चावल का युद्ध होता है हम लोग की तरफ। इधर से महिलाएं, उधर से द्वार चार में कोई फूफा 2-3 या एक आध जीजा मामा चढ़े रहते हैं, वो यहाँ से दे अठन्नी चवन्नी के सिक्के और मखाना और उसमें नारियल के दाने सब लिए भच भच वो इधर फेंकेंगे, और यहाँ से जो कन्या पक्ष की सारी महिलाएं हैं वो एकदम लगता है कि हमला करना है इनके ऊपर, मुट्ठा भर भर के चावल मारती है, तीर की तरह लगता है। एनरे बरतियन के लंबी लंबी टंगिया। हाँ तो ये सारे खेल गायब होते गए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल कहेंगे कि भैया 500 खेल मर गए, 5000 आ गए, लेकिन उन 5000 खेलों के पीछे का मंतव्य क्या है और इन 500 खेलों की मासूमियत क्या थी, इसका कोई मोल नहीं हो पाएगा। तो आप खाना स्विगी से ही ऑर्डर करते रहेंगे, माँ के खाने का रिप्लेसमेंट वो नहीं हो सकता है। और ये बहुत नॉस्टैल्जिक स्टेटमेंट है, लोग कहेंगे ये सब इस चुतियापे से आप कब निकलेंगे, लेकिन अब ये है। यहाँ बीप कराना है कि नहीं? नहीं, बीप नहीं करना है, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। जो इलाहाबादी है तो उनको आशीर्वाद भाई से मैं ये कहूंगा कि बेईमानी, अपने आंगन वाली बेईमानी तो वो लड़कपन है, वो तो खेलपन है, उनको बेईमानी मत मानिए। मैं आपको असल में खेलों की बेईमानी से मिलवाना चाहता था, इसलिए मैंने ये हिस्सा उस बेईमानी को हाईलाइट करने के बारे में सोचा, ताकि आप ये ना कहें कि खेले खेल बतियाते रहे, बेईमानी की तो बात ही नहीं हुई। हालांकि बेईमानी बहुत बाल सुलभ शब्द है, बहुत सुंदर है, बेईमानी उसको कहना थोड़ा सा मतलब अतिरिक्त हो जाएगा। नहीं, उन्होंने बेईमानी नहीं बोला, उन्होंने बेईमानी बोला, वो बेईमानी बोला। बहुत बढ़िया। और आप केवल जलेबी और दही तक मत रहिए, वरना आप प्रतापगढ़ी रह जाएंगे।
आप हरी राम के वो भरे मसाले वाले समोसे और इलाहाबादी बुकनू, इन चीजों के ऊपर जोर दिए रहिए। खुसरो बाग के अमरूद वो अब प्रयागी अमरूद हो गए हैं। अमरूद गजब के अमरूद हैं वो इलाहाबाद के। मैं उधर से लल- गुजरता हूँ जब, इलाहाबाद को नहीं देखता, अमरूद जरूर देख लेता हूँ। चितकबरा ललगुदिया। ललगुदिया, हाँ, चितकबरा ललगुदिया। तो एक तो होगा पीला जिसके ऊपर लाल चकत्ते होंगे, और एक होगा हरे में भी ललगुदिया। तो ये है। और काला जाम बहुत शानदार मिलते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आसपास समोसे की ऐसी दुकानें हैं जिनका रिप्लेसमेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। खास करके छोला पड़े हुए समोसे बहुत ही जाले मिलते हैं वहां पे। बार काउंसिल के ऑफिस में बैठ के या कुछ पेशियों में अपने पिताजी के साथ आते जाते मैंने कई बार उन समोसों का मजा लिया है। तो उनको एक चीज मैं और बता दूं इलाहाबाद के बारे में, जितने अच्छे बैंड आपको मुझे पता नहीं है, लेकिन शादी के बैंड, शादी की सज्जा और शादी की वैभवता, भव्यता जैसी इलाहाबाद में देखने को मिलती रही है, वैसे तमाम सारे शहरों में नहीं मिलती। मतलब बड़े बड़े शहरों में अच्छे अच्छे लोगों की शादियों में भी मैंने दरअसल ये जो बैंड पार्टी होती है गाना वाली, उसको बहुत ही औसत दर्जे का या औसत से भी नीचे पाया है ना। लेकिन इलाहाबाद में मैंने उसका एक अलग स्टैंडर्ड देखा है, वो मूविंग ऑर्केस्ट्रा की तरह। अब तो बहुत डीजे पीजे हो गया, सत्यानाश कट गया। और टेंट की क्राफ्टमैनशिप में भी इलाहाबाद का बहुत ही भयंकर कंट्रोल रहा है। कलकत्ता तक इलाहाबाद के कारीगर जाते रहे हैं और कलकत्ता से कारीगर इलाहाबाद आते रहे। तो इलाहाबाद की इस आद्योपांत कथा में ये बहुत सारी चीजें हैं, और सबसे बुनियादी चीज है लैया चना, इलाहाबाद की बीमारी। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा बुकनू छिड़क लीजिए और नींबू गाड़ लीजिए तो उससे जहरीला कोई नमकीन नहीं है, उससे मजेदार भूख बहुत लग रही है पहले से। अब ये आशीर्वाद सिंह के लिए एक शेर कह करके आज तीनताल ये बाकी तो खिला हो गए। हाँ, खिला हो ये के उलझ कर तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं। मुझे अच्छा वो शेर बहुत पसंद है, पता नहीं क्या इसकी वजह, जिसमें शहरों के नाम आ जाए, पता नहीं क्यों एक अलग किस्म का उनसे। उलझ कर तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं भी इलाहाबाद हो जाऊं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, क्या बात। तो आशीर्वाद सिंह जी, बहुत शुक्रिया और बहुत मजेदार विषय आपने दिया। तीनताल के इस एपिसोड में इतना ही। और आज तक रेडियो के जो और भी पॉडकास्ट हैं तीनताल के अलावा, ज्ञान बढ़ाने वाले, समाचार देने वाले, मनोरंजन करने वाले, आप जिस भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर हमें सुनते हो, एप्पल, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, कहीं भी, या हमारी जो अपनी वेबसाइट है, हमारी जो मोबाइल ऐप है aajtak.in/podcast, वहां पर आप आज तक रेडियो सुनते रहिए। और जो थर्ड पार्टी ऑडियो एप्लीकेशंस हैं, जो जिनका नाम मैंने बताया, गूगल, स्पॉटिफाई, जियो सावन, वहां पर आप बाकी पॉडकास्ट के बारे में भी जरा पता करिए। आज तक रेडियो सर्च कीजिए, दिन भर है, आज का दिन है, लो डॉक्टर है, मनी मैनेजर है, ये वाले पॉडकास्ट भी सुन करके जरा हमें बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं। और तीनताल के जो रेगुलर सुनने वाले हैं वो हमें ईमेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। किसी भी तरह के सवाल, जीवन की समस्याएं, गिलास में बोतल अटक गई है तो कैसे छुड़ाएं, कमीजों के किनारों को कैसे प्रेस करें कि वो मुड़े नहीं, और मंडे ब्लूज को कैसे हराएं, जलेबी दूध के साथ खाएं कि दही के साथ, किसी भी तरह के सवाल आपके मन में हो, आप हमें लिख करके भेजें, हम उन सवालों पर बात करेंगे। तीनताल में पाणिनी बाबा, कमलेश ताऊ और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ थे आप। नमस्कार, जय हो। नमस्कार, जय हो।